चलिए क्लास के पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग सहायक शिक्षक में भर रहे होंगे, 2-4 को छोड़ करके, तो इस पर हम बात कर लेते हैं क्या है सिलेबस, क्या कैसा आपको पढ़ना है। अब पूरा रणनीति ऐसा खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से सब लोगों ने एक बार सब देख लिया है क्या क्या है इसमें, तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं और कुछ चीजें ही हटी होंगी, लेकिन हटने वाली चीजें कम है, जुड़ने वाली चीजें ज्यादा है। तो सबसे पहले देखो कटौती और किसमें क्या जोड़ा गया है, इतना ही ये बड़ा हो सकता है। हिंदी अब तक पढ़ रहे थे कितने अंक का? 30 नहीं, शिक्षक भर्ती में आप पढ़ते हो 25 का, उसमें कटौती कर दिया गया है और कितने नंबर का हो गया है। ये पहले से तय था कि क्या क्या होने वाला है ना। रीजनिंग जोड़ना, जितना हल्ला हो रहा था सभी चीजें, उसको ध्यान रखेंगे। अच्छा चीज आप लोगों के लिए जिससे आप डरते हैं वो चीज क्या हो गया है, ये 25 नंबर का अंग्रेजी होता था, 25 का होता था अंग्रेजी, तो ये 25 का ये सीधा कितना हो गया है अब 10 अंक। लेकिन इसमें आप लोगों को क्या फायदा है क्या नुकसान है अभी आप समझेंगे तो क्लियर होगा कि खुश होना है या थोड़ा सा आप सब्जेक्ट में पकड़ रखते थे तो आपके लिए घाटा है। ये गणित आपका 30 अंक का गणित होता था 15-15 का, ये भी अब क्या हो गया है केवल 15 का। ठीक, यही था सिलेबस, याद है ना आप लोगों को पहले का, ये रखा भी हुआ है ये। और पर्यावरण भी होता था आपका 25 का, होता था 20 या 25 का, 20 का पर्यावरण होता था, उसको मात्र कितना है 10 कर दिया गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है इसको, 3 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। पहला भाग ये हो गया भाषा के आधार पर, जो आपके लिए किसी भी आधार माना जाता है ये चीज, है ना, पर्यावरण, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। अब इसमें जो सामान्य गणित है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य हिंदी या सामान्य पर्यावरण है, या इस पर और पेडागॉजिकल पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखना है कि ये केवल इतना ही, अब हिंदी में ऐसा है जितना आप व्याकरण पढ़ रहे हो उस व्याकरण में अगर हर पॉइंट के व्याकरण के पॉइंट को गिना जाए उसको, और ग्रामर और पेडागॉजी सब मिलाकर ही 15 नंबर का आने वाला है। अंग्रेजी ग्रामर के नाम पे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चीज है, जो अनसीन पैसेज में जो आता था वही है, और पूरा का पूरा इंग्लिश पेडागॉजी है ना। अभी उसी को देख लेते हैं क्या क्या है जो आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस याद होना चाहिए। कई बार सिलेबस याद होने से ही आपका काम हो सकता है आज क्लास ना हो फिर ऐसे में, लेकिन आधा तैयारी आपका यही हो जाएगा। जो सबसे मूल चीज है सीडीपी, उसका भी वेटेज अच्छा, भी हम लोगों ने एक सरसरी तौर पर या अच्छे स्तर पे हमने पेडागॉजी पढ़ा हुआ है, अभी रिसेंट पढ़ा हुआ है, उसमें क्या नया और जुड़ा हुआ है अभी देखेंगे टॉपिक में और उसको बताएंगे। अब आगे जो भाग 3 है, भाग 2 अपने आप में अकेला है पेडागॉजी का, भाग 3 में तीनों का नया कॉम्बिनेशन फिर से है। पहले आप लोगों को कंप्यूटर 10 अंक का था, वो कम करके मात्र 5 अंक, और 5 अंक के कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपको पूरी कंप्यूटर की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, पूरी पुस्तक, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। नई स्थिति में देखें तो सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, और बिल्कुल ध्यान रखेंगे मानसिक योग्यता वो भी कैसा है, सामान्य है। और सामान्य मानसिक योग्यता जो 12वीं स्तर का आता था, प्री डीएड प्री बीएड जो देते थे, उसमें जो आता है एक डब्बा होता था, डब्बे का चौथा क्या होगा, नवोदय पेपर जो आप देखे हो आप लोग, उस स्तर का आएगा। फिर अभी देखते हैं नीचे, बहुत कहना चाहिए जो पीएससी का जो रीजनिंग होता है उस लेवल का नहीं होगा, इसका रीजनिंग आप 15 में 15 बनाने के लायक होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको तैयारी करना होगा। ओवरव्यू में बता देता हूं, फिर ये सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करेगा और समय लेगा, वो है सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान का ये है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, दिया तो गया है सामान्य ज्ञान, लेकिन पूछा जाता है विशिष्ट ज्ञान। व्यापम का जो क्वेश्चन आता है वो अलग स्तर का आता है, हालांकि ये 12वीं स्तर का होगा, लेकिन जो व्यापम के जितने सारे पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी देख लोगे तब भी आपकी बहुत सारी चीज
कहाँ से प्रश्न उठेंगे वो बन जाएगा। तो ये 100 अंक का है। और पोस्टों की संख्या, पदों की संख्या जितनी है, पदों की संख्या कितनी है वो उसका भी सेटअप है कि हर जिले में ई संवर्ग की भर्ती 12 जिलों में हो रही है और टी संवर्ग की भर्ती जितने भी ट्राइबल क्षेत्र हैं सब में हो रही है ना। तो आप जिस जिले में अब भरने का तरीका क्या होगा, इस बार हर बार का काउंसलिंग सिस्टम अलग होता है, फॉर्म भरने का तरीका अलग होता है। जब हम लोग जब फॉर्म भरे थे तो हमको सहायक शिक्षक के रूप में किसी एक 146 विकास खंडों में किसी एक विकास खंड में फॉर्म भरने का अनुमति रहता था। ठीक है, आप केवल एक ही जगह भर सकते हो। जिस जगह में भरा था उस जगह 5 पोस्ट थे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और टोटल पद 30,000 थे और जहां मैंने फॉर्म भरा था वहां कितने पद, 5 पद थे मेरे कैटेगरी में। तो वैसा अगर होता है तो सभी जगह के हिसाब से भर सकते हो। अभी इसके बाद जब भर्ती हुआ तो जो भर्ती था वो किस सिस्टम से था, परसेंट बेस से था। आप जिस जगह पे पद निकले हुए हैं उस जगह पे फॉर्म ऑफलाइन भर भर के जमा कर सकते हो। जिसका परसेंट जिस जिले में ज्यादा आएगा उस जिले में सिलेक्शन होगा। तो एक आदमी का नाम सभी जिले में आता था, जो टॉपर है वो सभी जगह टॉप करेगा। दूसरा सिस्टम था। फिर समय बदला। अब जब 2019 में भर्ती हुआ तो एक पेपर लिया गया। जो मैं बता रहा हूँ एक जगह भरा था वहां भी पेपर हुआ था, व्यापम ही लिया था, लेकिन एक जगह भरोगे उस जगह 5 आदमी के अंदर आओगे तो आपका सिलेक्शन होगा पेपर देने के बाद। वही पेपर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिया था। 19 में क्या हुआ है, 19 में ये हुआ कि एक पेपर होगा सहायक शिक्षक का, उसमें आप क्या करोगे, छत्तीसगढ़ में कहाँ भरना है ये नहीं, पूरा कहीं भी जा सकते हो आप। तो आपका रैंक अगर पहला है तो आप अपने हिसाब से जिस जगह पे जाना है, जिस जिला में जाना है उस जिला में आप प्राथमिकता दोगे। वहां नहीं हुआ तो दूसरे जगह प्राथमिकता दोगे, वहां नहीं हुआ तो ऐसे करके आप पूरे 27 जिले थे उस समय, 27-28 जिलों में आप प्राथमिकता दे सकते थे। अगर आपका रैंक 10,000 है और पदों की संख्या 10,000 है और आपका रैंक भी 10,000 है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, है ना। 10,000 रैंक में तो पहले नंबर पे आप लग सकते हो क्या। वैसे वितरण होता जाता था, जिस क्षेत्र के जो लोग थे वैसे वैसे उनको काउंसलिंग के माध्यम से जगह मिला। अभी 23 भर्ती जब हुआ, पेपर एक हुआ, उसके बाद जब काउंसलिंग हुआ तो विभाग के द्वारा पूरा स्कूल का नाम दे दिया गया था। ठीक है, उसमें आपको जिला चुनना था बस 19 वाले में, और कौन सा स्कूल मिलेगा ये ठिकाना नहीं था। ठीक, इसमें क्या मिला था, आपको स्कूल के नाम दे दिए गए हैं। आपको अगर एक जिले में सब स्कूल खाली है तो लाइन से सब स्कूल का नाम दे दो, कहीं कहीं सेट हो जाओगे। वहां नहीं होगा तो दूसरे जिले का सब स्कूल का नाम दे दो। ये तो परीक्षा का आयोजन तो होगा ही, लेकिन चयन का जो तरीका रहेगा वो अलग अलग समय में अलग अलग अपनाते रहते हैं। तो जिस प्रकार से सिलेबस बटा हुआ है, कटअप कितना जाएगा ये अब क्या है, पहली बार ऐसा सिलेबस होगा, पहली बार अंक विभाजन होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे जितने लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं सभी लोग कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हैं, सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है। पदों की संख्या 2000 है, 2200 है। फिर उसमें भी ST SC OBC जनरल निकालते जाओ, महिला पुरुष निकालते जाओ और दिव्यांग निकालते जाओ। उसके बाद आप पोस्ट को क्या करते जाओ, बांटते जाओ बांटते जाओ। उसके बाद आपको 100 पोस्ट, 50 पोस्ट, 70 पोस्ट भी आपके लिए नहीं मिलने वाले हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कि आप केवल और केवल अपने आप के लिए ये मान लीजिए 50 रैंक में मुझे लाना है कैसे भी करके, तब आप पद के लायक हैं। अभी वितरण कर दूंगा पदों का ना, अभी दिखाया है तो फिर वो ये बहुत ज्यादा बता दिया हमें। हाँ, ये वही सिलेबस है, वही चर्चा चल रहा है। आप थोड़ा लेट हो चुके हैं। तो अब क्या होगा देख लेंगे नीचे क्या है। अब आप लोगों का सहायक शिक्षक का आया है और शिक्षक का हो सकता है आज या कल में आ जाए, विषयवार जो है ना वो, इसको देख लिए ना आप लोग। हाँ, नहीं देखे हैं तो देखिए। सबसे पहले हिंदी कितने नंबर का था, 25 नंबर का होता था, और हिंदी कितना हो गया है अब 15। उसमें भी एक कमी ये है कि आपको इसके यूनिट के हिसाब से अंक नहीं बांटे गए, 15 बोल दिया गया। मतलब पहले होता था ना इकाई 1 से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, ये नहीं है। अब ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबको पढ़ेंगे। तो देखिए हमने क्या चीज पढ़ाई किया है हिंदी में, अभी क्या छोड़ा है। वर्ण विचार आपने देखा, स्वर पढ़ लिए, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, काल, कारक बचा है। कारक विभक्ति एक देख चुके हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, वही है। उसके बाद वर्ण की बात क्या होता है हमेशा,
शब्द के रूप पढ़े हैं, शब्द रचना, जिसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अर्थ के आधार पे हमने कल देखा क्या, मुहावरा लोकोक्ति। कौन सा शब्द पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकर शब्द। बदलाव सिलेबस में बिल्कुल नहीं के बतौर है, अंक 30 का 15 कर दिया गया, वही है। शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय बचा हुआ है, उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे। समास अनेक शब्द में के लिए एक शब्द। संज्ञा और उसके प्रकार, कारक चिन्ह, वो कारक विभक्ति और कारक चिन्ह, सर्वनाम विशेषण क्रिया। क्या छूटा है बिल्कुल बताएंगे। अभी तो ये कभी कभी ओपन किया था मैं, इसी को आज पढ़ना था, हमको पढ़ना है। वाक्य के अंक, वाक्य के भेद और पद क्रम। पद क्रम में कैसे कैसे हम पदों का परिचय देखते हैं, या पदबंध भी हो सकता है, पद क्रम भी बोलते हैं। उसके बाद बच गया ग्रामर में अपठित गद्यांश, और ये कभी कभी नंबर के हिसाब से शामिल करता है, कभी नहीं करता। पूछ लिया इतना सारा अपठित गद्यांश पूछ के एक ही प्रश्न दे दिया गया, तब भी कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये तो है। उसके बाद आपका जो टॉपिक है, ठीक, यहां से शुरू होता है कौन सा, हिंदी शिक्षा शास्त्र या हिंदी पेडागॉजी। ग्रामर लगभग कंप्लीट है, हम लोग का एक ही बिंदु बचा है, कौन सा, आपको विराम चिन्ह जो था वो हटा दिया गया है, ठीक है, वही सरल था आप लोग के लिए, विराम चिन्ह की जगह कारक चिन्ह, ठीक। और क्या हटा है उसको आप अच्छे से दोनों सिलेबस रखें तो क्लियर होगा। पेडागॉजी में ये भाषा विकास के चरण पहले भी था, है ना, ये सिलेबस है, पुराना सिलेबस, इसमें देख सकते हो आप, कोई देखते रहें। भाषा विकास के चरण नहीं है, श्रवण वाचन लेखन पठन कौशल, ये था सहायक शिक्षक में, सहायक शिक्षक में ये है, शुरू से है ना। बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया में भाषा विकास के चरण, और भाषा विकास के चरण में क्या क्या आता है, बलबलाना, फिर बोलना चिल्लाना, शब्दों का भंडार, ये वही भाषा विकास के चरण है। फिर बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया और गुण, सबका पीडीएफ पहले से बना हुआ है, लाइन टू लाइन क्लास चल रहा है, तो आपको पीडीएफ वो चल रहा है। उसके बाद ये भी है रीडिंग, ये पहले से सिलेबस में तय है, किसी भी सिलेबस में हटाया नहीं गया है। पढ़ना क्या है, तो पढ़ने के बाद क्या होता है, किसी भी अर्थ को हम क्या करते हैं, समझते हैं, अर्थ निर्माण, कोडिंग डिकोडिंग। फिर उसके बाद भाषा को सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, ये है। फिर आएगा इनके साथ किसी भी बच्चे का भाषा के साथ अंतः संबंध और वाक्य रचना कौशल, ये पहले से तय है। समावेशी भाषा कक्षा बहुभाषिता, बाल विकास में समावेशी का हम लोग टॉपिक देखे थे, लेकिन वो समावेशी शिक्षा था, यहाँ समावेशी भाषा की कक्षा में वही टॉपिक है जो हमने बाल विकास में देखा था कि एक अलग अलग परिवेश के या अलग अलग भाषा के बोलने वाले एक साथ रहते हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, बहुभाषिता वही है। और ये भी पहले से तय था। मूल्यांकन में भाषा में मूल्यांकन क्यों, मूल्यांकन भी हमने देखा है, आकलन मूल्यांकन, लेकिन स्पेशली हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में वो अभी हम लोग इसके बाद तो उसको करने ही वाले हैं, लाइन टू लाइन ये हिंदी कंप्लीट होने का। तो क्या नया है, हिंदी में कोई नया नहीं है, कुछ हटा है तो ये कारक चिन्ह हो सकता है, पहले विराम चिन्ह लिखा हुआ था, इस बार उस विराम चिन्ह की जगह क्या हो गया है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह दो बार है, कारक और कारक चिन्ह। फिर आता है क्या, अंग्रेजी। अंग्रेजी 25 नंबर का पूछा जाता था, वो मात्र कितना हो गया है, 10 नंबर का। तो आप लोग खुशी मनाइए जो अंग्रेजी जिनको नहीं आता है ना। लेकिन कई बार यही अंग्रेजी आपको क्या कर सकता है, आर या पार में मदद कर सकता है। दो सेक्शन है इसके, 5 नंबर का आएगा पेडागॉजी, या 7 नंबर का, या 4 या 3 नंबर का आएगा अनसीन पैसेज, ठीक है। 3 या 4 अंक का रहेगा अनसीन पैसेज, या 6 से 7 नंबर तक का वो ग्रामर नहीं पेडागॉजी होगा। तो इसमें अनसीन पैसेज में आपको 3 चीजें पूछा जाएगा, मतलब 3 ही प्रश्न आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए, 3 से 4 हो सकते हैं। पहला चीज पूछा जाएगा कंप्रेहेंसिव, जो पाठ में दिया रहेगा उसको पढ़ करके आपको समझना है। दूसरा रहेगा एक ग्रामर, नाउन प्रोनाउन वाला जो है, कौन सा इसको कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, वही सेम वही प्रश्न रहेगा। उसके बाद ये तीसरा सेक्शन है वोकेबलरी, किसको कहते हैं,
वोकेबलरी कहते हैं कि इसका विलोम शब्द क्या होता है, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, इसमें क्रियात्मक क्रिया लग जाए तो किस प्रकार से काम करेगा। तो ये 3 चीजें पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद पैडागॉजी में जो अगर होगा, पैडागॉजी में जो अंतर होगा या नहीं होगा उसको देखिए। पैडागॉजी में एक भी पॉइंट या कॉमा तक का अंतर नहीं है, सेम पुराना सिलेबस है। पहला है एक्विजिशन एंड लर्निंग, जिसको हम लोग किस रूप में लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लास। जो मिडिल स्कूल वाला जो है वर्ग 2 का टॉपिक है, उसमें इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं था। अंग्रेजी शुरू से ही सेम है, अभी भी सेम है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, पहले भी थे अभी भी हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब इसमें है जो सुनना है और जो बोलना है उसकी भूमिका किस प्रकार से होती है, कब, जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं और लिखाते हैं उससे पहले। ये भी है, पहले भी हम लोग इसको देखे थे। उसके बाद फोनिक एंड फोनेटिव अवेयरनेस, इसमें ये नया है, ये नहीं था। हाँ, जो ध्वनि जो है, ध्वनु कैसे काम करती है, ध्वनियात्मक जो होता है उस पर है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू चिल्ड्रन यूज दैट टूल्स, बच्चे जो हैं भाषा को कैसे उपकरण की तरह उपयोग करते हैं, ये भी है। उसके बाद है क्रिटिकल क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ ग्रामर, और लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म, ये भी सेम है, ये भी है। क्या क्या चैलेंज होता है शिक्षक को पढ़ाते समय, जितना हिंदी में समझे रहेंगे वहां ट्रांसलेट करने बस आना चाहिए आपको, बहुत आसानी से पैडागॉजी बनता है। अनुवाद करने नहीं आया, और इसके अनुवाद करने का दूसरा ये है कि इसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं पैडागॉजिकल वर्ड्स अंग्रेजी में, उसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सोचिए 10 नंबर में इतने सारी चीजें भी पढ़ना ही पड़ेंगे। फिर मूल्यांकन है, उसके बाद है ये टेक्स्ट बुक क्या होता है, पाठ्य पुस्तक क्या होता है, उसके बाद ये नया जुड़ा हुआ है। आज के समय में हम लोग श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, अब डिजिटल कंटेंट बोल दिया जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया से या फिर जितनी भी चीजें हैं जो डिजिटल फॉर्म में बच्चे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। हर स्कूल में क्या लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, स्मार्ट टीवी लगा है, रेडियो चल रहा है, तो सभी डिजिटल उपकरणों से बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो ये चीजें जुड़ी हैं एक। उसके बाद है इसमें मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में क्या क्या होगा, मल्टीमीडिया में मल्टीमीडिया होता क्या है, पहले ये बताइए। मल्टीमीडिया मतलब वही है जिसको हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सभी प्रकार के जो उपकरण हैं जिससे हम बच्चों को सिखाते हैं, वो चीज ये भी है, पहले से ही है ये। असेसमेंट, आकलन, आकलन देखें कैसे बच्चों का आकलन किया जाता है, वो भी केवल और केवल हिंदी में पढ़ ली है और अब ट्रांसलेट करने आता है, अनुवाद करने आता है, तो आपका जो पैडागॉजी में जितने पढ़े हो वो आपके काम आएगा। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण, पढ़े थे कब किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण, जब बच्चा कमजोरी महसूस होता है उसको। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्नर नीड्स, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उस पर, है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी। तो बदलाव में क्या है, अंकों में बदलाव है, 25 का 10, है ना, 25 का 10। तो कुछ ऐसे चीजों में बदलाव कर दिया गया जिससे स्कोर हाई जाने की संभावना बन जाती है, स्कोर हाई रहने की संभावना है। चलिए उसके बाद देखिए सहायक शिक्षक में अब क्या जुड़ा हुआ है, गणित में 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। 15 नंबर का आएगा तो पहला चीज ये है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान और कार्य, ये किसी भी विषय वालों के लिए जरूरी नहीं है कि आप गणित वाले हो तो ही बनेगा। आप पढ़िए कौन कौन से हैं, वराहमिहिर है, आर्यभट्ट है ना, भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है, यही बस पढ़ना है। 4-5 है जो 10th की बुक पुरानी जो होती थी उसके पीछे पहले दिया जाता था। अब आप लोग सामान्य रूप से जितने भी चीजें हैं आप एक बार मोबाइल से उपयोग करिए, खुद से नोट्स बने बुनाए मिलते हैं। आप केवल भारतीय गणितज्ञों के, जिसमें रामानुजन है ना, रामानुजन से प्रश्न बनना ही है, एक प्रश्न आएगा बस। तो कौन कौन से नाम लिया हूं मैं, नया जुड़ा है ना ये भी, जो गणित वाले हैं सबके नाम जानते होंगे, ठीक है। कौन क्या, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और अभी सबसे प्रमुख रामानुजन।
तमिलनाडु के एरोड गांव में उसका जन्म हुआ था, वही है ना, आप लोग जानेंगे विषय वाले लोग। दूसरा है, ये पहले से ही है, गणित का स्वरूप, गणित सोच, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण है, इसका पहले से था, इसमें 2 में भी है, 3 में भी है ये। उसके बाद है गणित सीखना और आकलन। गणित सीखना आकलन नया टॉपिक है ये आपके लिए। आप लोग अगर ना ध्यान से प्री डी एड, प्री नहीं, डी एड प्रथम वर्ष की पुस्तक पढ़ते हैं SCRT की, तो ये लाइन टू लाइन है उसमें, ठीक। सिलेबस जो बनता है वो SCRT बनाता है, मैं उस दिन भी कहा था जिस दिन सिलेबस बना था, और जो SCRT ही पाठ्यक्रम बनाता है शिक्षक भर्ती का, वही बना रहा है, तो उसको दे दिया गया था, तो अपना ही सिलेबस देगा ना वो टॉपिक में। अब D.Ed B.Ed किए हो तो इसी को पढ़े हो तो इसी को पूछा जाएगा, है ना। और नॉन कॉलेज कर रहे हो तो फिर पढ़ना पड़ जाएगा बहुत। तो ये आपके पास बुक होगा, नहीं तो मैं इसका PDF मेरे पास उपलब्ध है, D.Ed प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष। नहीं होगा तो SCRT की वेबसाइट में जाइए, पूरा बुक रखा हुआ है प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष D.Ed का, मिल जाए। पुराना D.Ed नया D.Ed दोनों लिखा रहता है, ये पुराना D.Ed का पाठ्यक्रम है। प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, अब ये क्या है, ये है वैदिक गणित, दूसरे भाषा में क्या बोला जाता है इसको, वैदिक गणित। एकाधिकेन पूर्वेण विधि सुने हो, वही है, वही सब आएगा, है ना। एक अधिक एक न्यून, ये है एक अधिक एक न्यून, इसको गुणा करना है तो 5 पंचे 25, और इसको 1 बढ़ा देंगे 4 कर देंगे, 3 चौक 12, तो ये 12 25 इसका गुणा होके उत्तर आ गया ऐसा। उसके बाद गणित का वर्गमूल, वर्गमूल निकालने का तरीका है ना, यावदुन तावदुन वर्ग योज्येत सुने हैं। अब फिर क्या क्या बता रहे हैं मत बोल रहा, ये वैदिक गणित के हैं, ये कैसे फिर, अब कब पढ़ोगे भाई, मैं कब पढ़ाऊं बताइए, कब पढ़ोगे बताइए आप लोग, अभी पढ़ाओगे तब पढ़ेंगे। चलिए, ये पहले से है। रचनावाद, अवधारणा, प्रतीकात्मक ज्ञान, ये आपको उसी बुक से ही मैं नोट्स बना के बताऊंगा जिसका ये सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स, वहां से प्रश्न बनते हैं जहां से। इसमें आपको 2-3 चीजें नहीं मिलेंगी जिसको आप लोगों को करना है। आप लोगों ने दशमलव प्रणाली पढ़ा ही है, इसमें मापन को हटा दिया गया है, मापना बैरल में तेल में किलोमीटर किलोलीटर जो हुआ था उसको हटा दिया गया है, और डेसिमल सिस्टम दशमलव प्रणाली, ठीक है। उसके बाद है संख्याओं में सम विषम अभाज्य भाज्य त्रिभुकार संख्या, उसके बाद कारपेकर संख्या, भिन्न में भिन्न के पूरे कॉन्सेप्ट, भिन्नों को कैसे आप लोग क्या करते हो, जोड़ते हो, दशमलव से भिन्न में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना, ये बहुत सरल टॉपिक था। बोर्ड मास, व्यंजकों का सरलीकरण, बोर्ड मास का मतलब होगा ये 4 है, 2 है, 3 है, फिर गुना है, फिर 6 है, फिर माइनस, ऐसे। उसके बाद इसमें बोल दिया गया है कि भाग की जगह गुना कहा जाए, गुना की जगह रीजनिंग, और ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, या फिर इसी को सॉल्व करने बोल दिया जाए, है ना। तो आपको इसका पालन करते हुए इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट, ये क्या हो गया, ओ से डी से डिवीजन, एम से, ए से एड, एस से, ठीक है। वर्गमूल निकालने की विभिन्न विधियां, जिसमें वर्गमूल निकालने की विधियों में सबसे आसान विधि कौन सा है, भाग विधि माना जाता है। उसके बाद कौन सी विधि होती है वर्गमूल निकालने का, अभाज्य गुणनखंड, टुकड़ा टुकड़ा करते जाओ, टुकड़ा टुकड़ा करते जाओ, सबसे सरल 2 ही तो विधियां हैं मूल रूप से, और दोनों विधियां आपकी कॉपी में नोट्स में पहले से बता दिया गया है। एलसीएम एचसीएफ, ये आपके लिए नया है, ठीक है, और नया है तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कठिन है, ये आपके लिए स्कोरिंग वाला चीज है। इधर सुन लीजिए, मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, और बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड। समेशन वाला आएगा, ऐसा नहीं है, ये ऐसा वाला पूछेगा। ये क्या है, ये माध्य, समांतर माध्य का सूत्र है ये। और केवल ऐसा ही नहीं है, इसके कई सारे स्तर हैं, वर्ग अंतराल से लेकर के, और माध्यिका बहुलक, अच्छा टॉपिक है, चर्चा किया जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं।
परसेंट में प्रतिशत। अब परसेंट को इस भाव से समझिए, प्रतिशतता मतलब इसमें प्रतिशत के प्रश्न, ब्याज, लाभ और हानि जो परसेंटेज पे आधारित होगा उसी को प्लस करके चले जाइए तो आपका काम होगा। ठीक है। अनुपात, समानुपात, एक एक नियम, चाल, दूरी, समय, क्षेत्रफल में परिमाप निकालना, आयतन निकालना। परिमाप आयत का, वर्ग का, और आयतन किसका? बेलन, घन, घनाभ। ठीक। पैटर्न, पैटर्न की पहचान, समस्या और समाधान। हाँ हाँ, दो ही चीज बस, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। अब आप उसको देखिए, प्रश्न इधर सुनिए, प्रश्न दे दिया गया है किसी आयत का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, उसका क्षेत्रफल निकालिए या उसका परिमाप निकालिए। तब कैसे करोगे आप? तो निकालना तो आपको फाइनली आयतन ही है, सहारा किसका लिया जा रहा है? अन्य चीजों का। तो आप कॉन्सेप्ट तो पूरा रखेंगे। पैटर्न का मतलब होगा जैसे कुछ आपको हिंट दिया जाएगा उसके हिसाब से अगला पहचानना वाला होता है, वो चीज ध्यान रखेंगे। ज्यामितीय आकृति, ये पहचान और समझ और रचना, ये आप लोग के लिए भी एक है। निर्देशांक ज्यामिति, ये तो अभी वर्ग 2 में भी है ना, अभी मिडिल वाले में पुराने सिलेबस में भी है निर्देशांक ज्यामिति, और आप लोगों में भी एक जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक है कितने? 14, और आएगा कितना? 15। और ये हो सकता है 14 इसी का हो और ऊपर का अलग हो। ठीक है। तो ये इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन पढ़ना तो सबको है, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन हर इकाई से कोई ना कोई एक एक नंबर का प्रश्न आएगा ही। तो यूनिट के हिसाब से प्रश्न नहीं छूटते हैं, यूनिट के बाद जो सब यूनिट बना हुआ है उससे प्रश्न छोड़े जा सकते हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक तो है। हाँ, पर्यावरण में एक भी चीजें हटाई नहीं गई है। ठीक है, पर्यावरण में कोई भी चीजें हटाई नहीं गई। लाइन टू लाइन मस्त एक सेट में सबका टॉपिक का पीडीएफ है, हर यूनिट का पीडीएफ बना हुआ है विथ इमेज, आप लोगों को भेज दिया जाएगा और इस पर चर्चा भी होने वाली है। अंग्रेजी के बाद आपको पर्यावरण ही बताया जाएगा। अब पर्यावरण की समझ, ये पर्यावरण का पेडागॉजी है ना, कितने अंक का? तो इससे पर्यावरण के घटक में सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, उसके बीच अंतःक्रिया, ये भी सेम है। पर्या मुझे सिलेबस इसलिए याद है क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस को अपने हाथों से टाइप किया है, इसको नहीं, आपको पढ़ाने के लिए जो नोट्स बनता है ना उसको, इसको मैं कहाँ बना पाऊंगा, है ना, ये तो एससीईआरटी बनाया है। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, क्योंकि सभी टॉपिक को बनाते हुए मैंने सबका एक एक चीजों को सब टॉपिक का विश्लेषण करके बनाया हुआ है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, ये भी सेम है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ये भी सेम है। पर्यावरण अध्ययन और कक्षा कक्ष की गतिविधि, ये भी है, कोई बदलाव नहीं है। पारिवारिक संबंध में ये जो टॉपिक है पारिवारिक संबंध या परिवार संबंध, ये वर्ग 2 का सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है, कोई बदलाव नहीं, दोनों को इसमें जोड़ा गया है। अब स्वास्थ्य और सुरक्षा, यहाँ से जो विज्ञान का टॉपिक है ना, वर्ग 2 का, यहाँ भी शामिल है, ये विज्ञान का हिस्सा है, यहाँ शामिल है। ये लास्ट एक नया जुड़ा हुआ है, स्थानीय त्योहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाज, जो पर्यावरण में डाला गया है। तीजा कब मनाया जाता है, पोला कब होता है, ये कब होता है, वो सब यहाँ पूछा जाएगा। होगा। सीडीपी, सीडीपी में क्या बदलाव? लाइन टू लाइन है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव ये है कि 30 का सीधा 15, यही हो गया है। हर यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे, यूनिट 3 है तो 5 5 5। ठीक। अब 5 5 5 में हो सकता है ये वाला लाइन का पूछे या तो ये पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यूनिट फर्स्ट हमने देखा है विकास की अवधारणा, सब लोग बाल विकास शुरू से बैठे हैं। विकास की अवधारणा और उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, फिर उसके बाद है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। हमने ऐसे ऊपर से नीचे टॉपिक देखा था तो आप लोगों को ऐसे में कम लग रहा है ना, लेकिन इसको ऐसे ऊपर से नीचे रख दिया जाए तो 4 5 पेज यही हो जाएगा। फिर बुद्धिमत्ता सृजन के जो आईक्यू वाला पढ़े थे हम,
किसने दिया है, क्या किया है, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और विचार। तो जितने वर्ग 2 के टॉपिक थे, ये वर्ग 2 के सिलेबस है ना, सहायक शिक्षक में अलग था, जीन पियाजे ये सब नाम वाला था, ठीक है वो। तो जो लोग को लग रहा था हम वर्ग 2 वाले में क्यों बैठेंगे, तो फिर आप देखिए जाते थे ना उठ उठ के इसको तो बैठते थे, है ना, सीढ़ी पे बैठते। इनका तो मूल टॉपिक है ये 2 के हिसाब से। भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म के आधार पर उनको कैसे अंतर, है ना, सीखने हेतु मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, दोनों के बीच अंतर। उसके बाद कौन सा मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, और उसके परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। समावेशी शिक्षा में वंचित कमजोर बच्चे, इमेज के साथ आप लोगों ने देखा है, विकलांगता के बारे में देखा है, डिसऑर्डर देखा है, कितने सारे क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। उसके बाद सृजनात्मक बच्चे और विशिष्ट वाले बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। सीखने वालों के क्या है, सीखने वालों का शिक्षण। तीसरा भी वही है, सीखने के आधारभूत तरीके, व्यू रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाले या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में है पूरा। ये 3 का ही है, 2 में नहीं था ये, है ना। उसके बाद संज्ञान क्या है, संवेग क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, देखे थे, मोटिवेशन किसको कहा जाता है। उसके बाद सीखने में सहयोगी कारक या उसको प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत विभिन्नता या पर्यावरणीय विभिन्नता। तो ज्यादा कुछ इसमें हटाया ज्यादा गया है, जोड़ा कम गया है। आगे देखो, आगे है आपके लिए बढ़िया सा 15 नंबर का रीजनिंग, और 15 में 15 जिसका आएगा, और 15 में जिसका 13, 14, 12 हुआ, तो वो अन्य नंबरों को ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने अच्छे स्तर पे रीजनिंग आएगा। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकीय योग्यता, आकाशीय संबंध आदि, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः पूछे जाएंगे। विषमता की पहचान, विषमता की पहचान जैसे ये लिख दिया गया है और ये लिख दिया गया है, अब आपको विषम पहचानना है, ठीक है, हैं? विषम कौन सा इसमें, यही अभी सामान्य मानसिक योग्यता ना, गंभीर मानसिक योग्यता नहीं है, ये अलग है। ये किसी ना किसी का क्या है, वर्ग है, ठीक है, ये 2 का क्यूब होता है। हाँ, तब भी हो सकता है अगर किसी रीजनिंग के 2 तर्क निकलते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दावापत्ति कैसे होता है, किसी रीजनिंग के 2 तर्क निकल गए और आपने उस तर्क को सिद्ध कर दिया, तो वो क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं। हाँ, ये विलोपित हो जाता, क्योंकि सभी 2 के पहाड़े से भाग जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा है, आपका दूसरा तर्क निकल गया, तो ऐसे प्रश्न, ठीक, लेकिन वो सोच समझ के देता है ताकि दूसरा तर्क, और बहुत रेयर होते हैं, इसी कारण ना जितने प्रश्न रिपीट होते जाते हैं ना, लगातार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में बन रहे हैं, उसी को रिपीट होता है। नया प्रश्न, अब तो इनके लिए ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, एक डाला चैट जीपीटी में, ऐसा तर्क बताओ कि कोई तर्क ना लगा सके बस, तो फिर आंकिक श्रेणी सीरीज सिस्टम आता है ना, और ये 2 प्रकार के सीरीज सिस्टम आता है ना, एक होता है अंक का, एक होता है, बहुत सरल वाले रहेंगे इसके, लेकिन हो सकता है अक्षर श्रेणी में आपको ऐसा ऐसा वाला मिलेगा, ध्यान देंगे, आता है ऐसा वाला, सॉल्व करने बहुत इजी होता है, रिपीटेशन पता करना है, रिपीटेशन उसको बीच में डाल दो, सेट करो, मैं तो कुछ भी लिख दिया हूँ रैंडम, है ना, इसमें मैं जोड़ी बनाता, फिर ए का 3 तो ए है, 3 बी है, फिर ए है बी, ए है बी, ऐसा फिर आगे ऐसा ही सेटअप बढ़ना होता है, तो वो सेंड, तो ऐसा देख के घबराना नहीं है। सांकेतिक भाषा किसको कहते हैं, सांकेतिक भाषा, हाँ वही वाला, कोडिंग डी कोडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, छुपे हुए चित्र, नवोदय वाले एग्जाम में छुपे हुए चित्र बहुत पूछा जाता था, है ना, वो वाला आपके में आएगा, तो आपको
ये जो सामान्य मानसिक योग्यता दिख रहा है, प्री डीएड का जो टॉपिक है सिलेबस, प्री डीएड का वही है ये आता है, उसका ये सिलेबस होता है हमेशा। वर्ग और अंक, गणितीय संक्रियाएं भी आपको पूछा जा सकता है, और वही होगा जो बोडामा सिस्टम है, वही गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से पूछा जा सकता है। घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न, ये तो है घन, वही घन है। अगर आपको एक घन दिखाई देता है, कैसे हो गया, एक घन बना देता हूं, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, और यहाँ पे 5 लिखा है, और वैसे ही एक और घन मिल गया, उस पर अलग अलग चीजें लिखी है, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? ये वही है घन के संबंध में पैटर्न। आपको वो घन घना वाला नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये वाला घन इसमें आएगा, और वो वाला घन गणित में आएगा। तो आप देख लीजिए आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी है। केवल एक एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें, इसलिए हर एग्जाम में फॉर्म भरिए, हर एग्जाम में बैठिए, 250 वापस हो जाता है, 1 आध साल में हो जाएगा। अभी आप लोग बैंक अकाउंट अपडेट करिए, अभी आया है वैपम का, कल से अकाउंट नंबर डालो, उसको छोड़िए ना, 5 नंबर का कंप्यूटर देखिए, कितने सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको इस 5 अंक के लिए। पहला कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या होता है, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का प्रयोग, शिक्षा, बैंकिंग, ये पहले से व्यापम का कंप्यूटर का सेटअप है, और जिस स्तर पे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको बिल्कुल ये कंप्यूटर के भागों में, इंटरनेट चला रहे होते तो इंटरनेट के भाग नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि आपको अगर जीमेल अकाउंट बनाना है तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाओगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्टेप दिया रहेगा, उसको अरेंज करना है। जीमेल अकाउंट आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो वो बनाए कैसे हो आप? दुकान वाले से बनवा लिए हैं, ऐसा भी है, खुद बनाए हैं, तो सबसे पहले क्या किए हो? जीमेल अकाउंट बनाने के बाद, इनको बताने दो, आप तो रोज बनाते हो जीमेल अकाउंट। वही है, आप अगर यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड करना होगा तो पूरे स्टेप को बताइए कैसे कैसे करते हो, यही प्रश्न बन रहे हैं, अभी यही आता है व्यापम में, यही पूछा जा रहा है। तो व्यवहारिक कंप्यूटर का ज्ञान जिसको है, व्यवहारिक कंप्यूटर का, इसको तो पढ़ के सब बना लेंगे। कुछ प्रश्न 5 नंबर में वही हो सकता है रिपीट हो, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, विंडोज, नए लेटेस्ट विंडोज, विंडोज कहाँ तक चले गए हैं कंप्यूटर सिस्टम में? 11, 12, 15 ज्यादा हो गए हैं बोल, वो जनरेशन है विंडोज के प्रकार। वो तो मेरे पास लैपटॉप है 3 साल पहले का, उसमें 12 जनरेशन चल रहा है ना। प्रिंटर पूछा जाता है, तो प्रिंटर में भी बढ़िया है, कंप्यूटर में इंकजेट प्रिंटर, लेटर जेट, प्रिंट जेट, ये प्रकार हैं, जो प्रकार दे दिया गया है। नहीं समझ में आएगा आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा इसको, इसके लिए कुछ, अगर कुछ भी समझना है पढ़ने में तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो रिपीट होते हैं। और नया प्रश्न जो हो रहा है, नया प्रश्न जो बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, वो किसी कंप्यूटर में वर्क जब करते हो उसके लिए, ठीक। मान लो आपको किसी फाइल, आप चला रहे हो फाइल को, आपको क्या करना है, सेव करना है, तो कौन कौन से स्टेप करोगे कि कंप्यूटर में फाइल सेव होगा, है ना। तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान और बेसिक, कुछ ऐसे वैकेंसी होते हैं जिसमें कंप्यूटर बहुत नीड है, उस आवश्यकता ही होती है, उसका क्वेश्चन अलग लेवल का होता है। यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, हाँ, तो उसके हिसाब से प्रश्न आएगा। जो पिछले शिक्षक भर्ती में जो आया था कंप्यूटर का प्रश्न, वैसे ही सीधा सरल सरल आएगा, ठीक है, बोल देता हूँ आप लोगों को, मत डरो, ठीक। ये प्रश्न इसलिए पूछता है, देखिए इसमें है पहले से, ये क्या लिखा है, सर्च कैसे करते हुए पहले सिलेबस में तय है, और आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, क्या आया है क्या? देखो मैं बोल रहा हूं और सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस का सीधा सीधा ईमेल बनाना सीख जाओ, उसको सेंड करना सीख जाओ, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कैसे सर्च करते हैं, उसके बाद आप किसी चीज को गूगल में कैसे सर्च करते हो,
गूगल सर्च करने आता है आप लोगों को? गूगल जब सर्च करते हैं तो गूगल सर्च करने के बाद इसमें आपके समय में तो क्या है, एआई वाला पहले लिखा रहता है, उसके बाद रहता है आल। पहले आल सामने रहता था, अब एआई मोड सामने रहता है, ध्यान दिए हो। और जितने आप लोग सर्च करते हो उसमें फिर उससे रिलेटेड वीडियोस रहते हैं, उसके बाद ऑडियो रहते हैं, इमेजेस रहते हैं और अन्य लिंक रहते हैं। तो आप कितने सारी चीज़ों का उपयोग करते हो एक सर्च करने के लिए, या तो एआई में पढ़ लेते हो या फिर आल करके हर व्यक्ति जो डाला गया है हर व्यक्ति के द्वारा उसको आप सर्च करते हो। लेकिन आप कभी अगर हर बार इमेज को जाएंगे तो किसी जानकारी मस्त इमेज में बना बनाया मिल जाता है। इमेज हमेशा उपयोग किया करिए इसका। करते हैं जो लोग किसी जानकारी को एक सेट पे बना दिया जाता है, एक पेज में समझा दिया गया है। जैसे आपने सर्च किया बाल विकास में मनोवैज्ञानिकों के नाम, तो ये नाम कई बार ढूंढने ढूंढते परेशान हो जाओगे। इमेज को टच करिए, पूरे नाम और उसके सिद्धांत एक पेज में मिल जाएगा। और एक नहीं सैकड़ों हैं, सैकड़ों नहीं हजारों हैं। जिसको आपको लगता है कि इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा है, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे देखें, और बचा है कंप्यूटर 5 नंबर का है ये। वायरस एंटीवायरस नाम पढ़ना है बस। इसमें अब तक जो प्रश्न आया हुआ है वायरस के नाम देता है, ध्यान से समझेंगे प्रश्न कैसे है। वायरस का नाम देता है और एक तो सॉफ्टवेयर का नाम देता है, तो उसको पहचाने कौन सा वायरस नहीं है। एंटीवायरस का नाम देगा और उसमें एक वायरस का नाम दिया रहता है, तो पहचानना है कि कौन सा एंटीवायरस है कौन सा नहीं है। 20-25 एंटीवायरस है, नाम याद कर लेंगे। उपयोग करते नहीं हो कंप्यूटर का तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए किसी चीज को समझना। मल्टीमीडिया में वही आएगा वीडियो शेयरिंग वाला, जो यूट्यूब में कैसे अपलोड करते हैं, यूट्यूब क्या है, इसमें कौन सा मल्टीमीडिया नहीं है। उसके बाद एक्सटेंशन नेम वाले प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ये डॉट लिखा है और पीएनजी लिखा है, इससे क्या मतलब है बताओ। एकदम तुरंत नहीं बोल देते हो। डॉट पीएनजी लिखा हुआ इसका क्या मतलब होता है? ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, कुछ और है? मैं तो फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ भाई। डॉट ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब, तो ये इमेज से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑडियो से यही तो पूछा जाता है, इसमें से कौन सा जो है ऑडियो वीडियो है, कौन सा ऑडियो है, कौन किसका एक्सटेंशन क्या है। सर्च इंजन गूगल यूट्यूब ये क्या है इसको बताना है। उसमें वांछित जानकारी कैसे खोजे ये बताना है। जो टॉपिक है वही प्रश्न है भाई। तो ऐसे सर ऐसे ऐसे बोल दे रहे हो, फिर पढ़ना था हम लोग को ऐसा लग रहा होगा ना। ये तो हो गया खत्म। 1 बज गया है आपका। सामान्य ज्ञान पहले 5 नंबर या 10 नंबर का होता था, अब 15 नंबर का है। मतलब जीएस पढ़ना है और जीएस आप लोगों को बताया जाएगा। अब जीएस में आप लोगों को पूरा दुनिया भर का पढ़ना है, ठीक है। दुनिया भर में ऐसा नहीं है, टॉपिक दे दिया गया है। संविधानिक प्रावधान, मतलब संवैधानिक प्रावधान पढ़ना है तो भारत के संविधान को पूरा नहीं पढ़ना है जीएस के लिए। किसको? अगर जो लोग साइंस मैथ्स वाले हैं और वर्ग 3 भी देंगे, ठीक है, जो डीएड बीएड दोनों हैं या डीएड हैं और दोनों देंगे, तो साइंस वाले हैं तो टॉपिक सिलेक्टेड ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, अगर 3 देना है तो। और 3 में है मतलब 2 में होगा ही होगा 15 नंबर का, ये तय है, ठीक है। तो 70-30 में 15 नंबर जीएस मत हो जाए, 5-5 नंबर का हिंदी अंग्रेजी मत हो जाए। नहीं होगा ना, मत होगा हाथ का है। हो गया है, आज शाम को या कल आ जाएगा सिलेबस। चलो आगे बढ़ो। जीएस बहुत वास्ट ऐसा नहीं है, सिलेक्टेड है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। एक में, एक के बाद 3 में,
हाँ, दो में तो रहेगा ना, तीनों में रहेगा भाई, ऐसा नहीं। कंपटीशन का मतलब फॉर्म कितने जाते हैं इससे मैटर नहीं करता है, प्रश्न कैसे आए हैं ये मैटर करता है कंपटीशन में। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। संविधान में इतना ही टॉपिक पढ़ना है, वर्ग 3 में, पूरे संविधान में इतना ही टॉपिक है। इतिहास में क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक घटना, जिसमें आएगा 1857 की क्रांति से लेकर भारत की आजादी तक, और ये 3 महीना लगता है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। फिर उसके बाद आजादी के बाद भी क्या हो रहा, 1947 के बाद की घटनाएं। भूगोल में ये बोल दिया गया है सामान्य भूगोल पढ़ना है, और भारत और विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, ठीक है। तो जो देखिए, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को बता रहा हूं क्या प्रश्न बनते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना, उससे रिलेटेड आपको ही पढ़ना है। इकोनॉमी में सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या का, जीडीपी क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, दो दो तीन तीन लाइन के हैं ये सब चीजें, तो इसके कॉन्सेप्ट लेना है बस, ठीक है। पंचवर्ष योजनाओं में 55 सालों की योजनाएं हैं, कितने 12 योजनाएं हैं। पंचवर्ष योजनाएं चूंकि बंद हो चुकी है तो आपको ज्यादा जोर देना नहीं है। कृषि और ग्रामीण विकास ये पुराना सिलेबस है, इस कारण से, नहीं तो पंचवर्ष योजना की जगह नीति आयोग रहता, उसके बदले ये आया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब पूरा अर्थव्यवस्था होता है इंडियन का, है ना। बैंक प्रणाली में कौन कौन से बैंकों के बारे में क्या है, जो आप लोगों को बताऊंगा वही पढ़ने में बार बार बोल रहा हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस ये रहे कि हमने टॉपिक पढ़ के गए हैं हम, और हमसे बनेगा। और क्योंकि आया है तब बनाओगे, नहीं आया है तो नहीं बनाओगे, छूना ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होता है। तो चल, मेरे 60 नंबर ही बन पा रहे हैं, 65 ही हो रहा है, 40 नंबर थोड़ी छोड़ूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अब तो पता ही नहीं है तो 60 का 30 हो जाएगा बाद में, तो क्या पता सभी लोगों की स्थिति ये है। किसी भी एग्जाम में कटअप क्या होगा ये पहले से कभी तय नहीं होता, ये कब तय होता है कि पेपर कैसे आया है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे, आप कभी ये सोच के मत जाइएगा कि मेरा 75 में हो जाएगा, 60 में भी हो सकता है, 80 में भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो प्रश्न का स्तर कैसा होता है, ये जितना सरल पेपर उतना कटअप ज्यादा जाएगा, और उतना आप लोगों को लॉस होगा जो साल भर पढ़ते हो, है ना। जो पढ़ने वाले होते हैं वो चाहते हैं कि पेपर कठिन आए, और हम जो डीप स्टडी किए हैं ना उसका बेनिफिट हमको मिले, ये सोचते हैं अधिकतर। विज्ञान में लिखा है भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी, और ये 8 से 10 पेज का ये होता है, तीनों का 8 से 10 पेज में आपका कवर हो जाएगा बिल्कुल। इसका देखिए, अभी हमने कल क्या पढ़ा है, 2-3 दिन से सेल पढ़ा है साइंस का, सुन लीजिए इधर, सेल पढ़ा है। तो आपको अगर इसमें सेल के बारे में जानकारी पूछेगा तो कोशिका को या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ सकता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, ये प्रश्न होता है, ये सामान्य विज्ञान। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज बैठते हो आपको तो G1 G2 का कॉन्सेप्ट पूछेगा, या फिर एनाफेस मेटाफेस जो हम लोग कल देखे ना, लाइन टू लाइन याद हो गया होगा आपको, किसके बाद कौन सा स्टेज आता है ना, PMAT वही था, और साइटोकाइनेसिस। तो वो चीज आपके सब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन जब एक सामान्य ज्ञान बोल दिया गया है, सामान्य ज्ञान लिखा है ना, हाँ, सामान्य ज्ञान बोल दिया गया है तो ज्ञान सामान्य ही पूछता है। छत्तीसगढ़ का जीएस, हमने छत्तीसगढ़ का इतिहास देखा है, भूगोल, उसके बाद भूगोल तो बचा है, राजनीतिक व्यवस्था, जितने योजनाएं हैं सबका नोट्स मटेरियल मेरे पास उपलब्ध है, शिक्षक भर्ती का कोई भी पूछे। और 7वां नंबर का तो आपका हो गया है, देखिए थे नई शिक्षा नीति, इसको जोड़ा गया है जबरदस्ती, क्योंकि इसके बिना अब किसी भी एग्जाम में जो अभी पॉलिसी चल रही है उसको पूछना बहुत जरूरी है। भाग 1 स्कूल शिक्षा, तो नई शिक्षा नीति में जितने FLN वगैरह पढ़े हो आप, उसके बाद परख पढ़े हो, शिक्षा नीति कब लागू हुआ, कौन लागू किया, क्या सेटअप चल रहा है। और स्कूल शिक्षा लिखने का मतलब क्या है मालूम है, NAP पार्ट 1 स्कूल शिक्षा, जिसमें कॉलेज में क्या हो रहा है स्कूल NAP में इसको नहीं पूछा जाएगा। 2 भाग हैं इसके, 2 नहीं 3-4 भाग हैं।
स्कूल शिक्षा, आप लोगों को पता है ना, शिक्षा स्कूल शिक्षा अलग होता है। शिक्षा मंत्री कितने कौन है अभी? मैं बोलूंगा नहीं है तो आप लोगों से पूछा गया है, तो पूछने वाला जो मैं हूं, अभी अधूरा प्रश्न पूछा हूं मैं। शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं है, जो भी पद होगा, स्कूल शिक्षा अलग होता है, ठीक है, और उच्च शिक्षा अलग होता है, दोनों का सेटअप अलग है, दोनों के मंत्री अलग होते हैं। अभी स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं, और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? संग्राम वर्मा है क्या? और उच्च शिक्षा किनको मिला है? वो अलग लोगों को मिला है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एनईपी पूछा जाएगा ए नर्सरी से लेके 12वीं तक, और जब हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है, वो उच्च शिक्षा का सेटअप था। सकल नामांकन दर कितना होगा, तो वो नहीं आएगा। स्कूल शिक्षा का आएगा, भाग 1 है, भाग 2 वो होता है। वही है ना, टंगराम वर्मा। टंगराम वर्मा उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। ठीक। हाँ, शिक्षक अधिकार को हटा दिया गया है, उसके बदले ये नई शिक्षा नीति जोड़ा गया है। तो अभी भी मेरे पास वो सिलेबस था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो हिंदी में कोई बदलाव नहीं है, अंग्रेजी में कोई बदलाव नहीं है, बाल विकास में कोई बदलाव नहीं है, सामान्य ज्ञान में भी कोई बदलाव नहीं है। आप सिलेबस देखेंगे, सामान्य ज्ञान में कोई बदलाव नहीं है। तो 10 नंबर का कितना हो गया है? 15। और कंप्यूटर में कोई बदलाव नहीं है, 10 का हो गया है 5। अब ऐसे ही कौन कौन से पुरस्कार सम्मान होते हैं? परंपराएं, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इससे प्रश्न आएंगे। क्योंकि ना 7 है, मतलब हर टॉपिक से 2-2 प्रश्न आने की संभावना है। 7 टॉपिक है तो 15 के हिसाब से तो 2 प्रश्न इससे रहेंगे, 2 प्रश्न इससे। अब हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 है, और बॉटनी भी है अलग से। इसको बॉटनी बोलते हैं ना, वनस्पति विज्ञान। तो पेड़ पौधे के बारे में भी पूछ सकता है, वही पूछेगा कल्चर वाला, पढ़े थे आप। तो ये है सिलेबस। इसमें से अब 2 का जो स्थिति है मिडिल स्कूल का, वो कल चर्चा करेंगे। कल आ जाएगा वो, या फिर 1 हफ्ते के अंदर आएगा, या 2-3 दिन बाद आएगा, या आज ही मत आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बन चुका है, आना है, बस देरी है। तो बेनिफिट किसको है? जिसका मैथ्स और जिसका रीजनिंग जितना अच्छा होगा उनको फायदा है। भर्ती 2 तरीके से होंगे, मैथ्स और बायो वाले जो डीएड हैं उनको भी वही पेपर मिलेगा, आर्ट्स वालों को भी वही पेपर मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन का जो चयन का प्रवर्ग होगा वो अलग अलग होगा। हो सकता है मैथ्स वाले या बायो वाले के में, जिसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान संवर्ग, ठीक है, विज्ञान संवर्ग बोला जाता है, जिसमें गणित और विज्ञान और एग्रीकल्चर 3 सब्जेक्ट शामिल होते हैं। पहले एग्रीकल्चर को आर्ट्स में देना पड़ता था, अब साइंस वाले में देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि रैंक वहां पर 80 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन वही पेपर आर्ट्स वाले दिए हैं, उन लोगों का 68 से 70 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अभी विषयवार भर्ती इसी को कहते हैं। तो वर्ग 3 भी विषयवार हो रहा है, उसको संकाय वाय बोला था, विज्ञान संकाय और कला संकाय। प्रश्न सेम रहेंगे, इसी प्रश्न को दोनों लोग देंगे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? अगर वो बायो वाले हैं या मैथ्स वाले हैं, तो सबसे ज्यादा कठिन है आपको मैथ्स बायो होने के बाद भी नहीं बन पा रहा है, गणित और रीजनिंग। और जो इंजीनियर हैं उन लोग 12वीं करने के बाद जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, तो उनको पछाड़ना होगा। तो उन लोग अगर, अच्छा चीज है कि 30 का क्या कर दिया गया है, 15 कर दिया गया है, और रीजनिंग में वेटेज दे दिया गया है। तो रीजनिंग ऐसा चीज है जो आर्ट्स वाले भी बना लेते हैं, है ना। तो बेनिफिट किसी को एक पक्ष को होगा ये बिल्कुल नहीं कह सकते। जो लास्ट एग्जाम जो भर्ती हुआ था 23 में, पूरे के पूरे सहायक शिक्षक में गणित वाले और इंजीनियर लोग सिलेक्ट हो गए थे। हुआ था 23 में, 30 नंबर का गणित था, जिसमें बोला गया था 15 नंबर पैडागॉजी आएगा, 15 नंबर गणित आएगा, और 30 नंबर गणित पूछ दिया गया था। उसमें जो आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ा बहुत वेटेज मिलता, तो पूरा का पूरा वेटेज मैथ्स वाले को मिल गया था। तो ये चीज अब नहीं होगा, 15 का कर दिया गया है। उसमें से 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको क्या करने हैं, साइंटिस्ट पढ़ने हैं, गणितज्ञ पढ़ने हैं,
वैदिक गणित पढ़ना है, जो केवल पढ़ के सुन के ही आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब समय के हिसाब से ये सेटअप तय होगा। कुछ ऐसे सिलेबस है जो नए हैं, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, और जो रिपीट हो गया, क्या क्या हो गया है, क्या पढ़ने वाले हैं, मैं बैठ करके तैयार करूंगा इसका रूपरेखा। क्योंकि जैसे ही वर्ग 2 का सिलेबस आएगा, आपको एक सेशन वर्ग 2 का, एक सेशन 3 का, 3 में जीएस वगैरह का हिस्सा ये चलने वाला है। फिर किसी का भी लॉस मत हो जो आते हैं, है ना। कुछ टॉपिक तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है ये हो कि आपको इसी से रिलेटेड रोज लिंक के माध्यम से 50 प्रश्न हर दिन मिले टेस्ट के लिए, ठीक है। चाहे आप वर्ग 2 का दें चाहे 3 का दें, एक टॉपिक का 50 प्रश्न भी मिल सकता है, तो ढूंढ करके बनाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही, पक्का है। और 50 प्रश्न और लिंक एक बार देने के बाद डिस्ट्रॉय होता है, ऐसा नहीं है, जितने बार भी हो सकता है देंगे आप, गूगल जेमिनी वाला। अब एक कमेंट है, सिलेबस पूरा चेंज कर दिए हैं बोला जा रहा है। सिलेबस चेंज हुआ है क्या? सिलेबस वही है, उसमें और जोड़ा गया है। अब आपको लगेगा जीन पियाजे, वाइगोस्की, ये सब उसका है सामाजिक। हाँ, तो अच्छा तो है, तो आप लोग के लिए हटाया कौन सा गया है? जो वर्ग 3 के हिसाब से सीडीपी था, उसको हटा करके 2 का सीडीपी डाला गया है, वर्ग 2 का पूरा वर्ग 2 का 3 सेक्शन थे, 3 यूनिट, तीनों का सीडीपी डाला हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। पानी रखें क्या, दिखाएं? अब पढ़ना क्या है देख लीजिए। अभी अच्छा है कि जल्दी से आ गया है सिलेबस, तो कुछ लोग बोल रहे थे 5 सितंबर को आएगा, है ना, तो अभी जुलाई में ही आ गया है। तो तारीख देखियो, आज से फॉर्म भरना शुरू है, तो भर देना। हाँ, भर देंगे पूरा सब फॉर्म। ईटी क्या है देखिए, हर तो बट्टो आज तो पढ़ाओ नहीं दिखे लगाती, सब बताना है? जो है सिलेबस पढ़ेंगे ना, आप देंगे ना, सहायक शिक्षक आप देंगे ना, केवल 2 सभी लोग हैं, एक 2 3 लोग हैं जो केवल बीएड हैं। देखिए एजुकेशन डिपार्ट में आपको लिखा होगा सहायक शिक्षक इस संवर्ग, और एक होगा संवर्ग को इंग्लिश में कैडर बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है देखिए, हमारा जो स्कूल शिक्षा विभाग है 2 शाखाओं में काम करता है, ठीक। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है अभी बताए आप लोग, गजेंद्र यादव जी। पूरा स्कूल का सिस्टम 2 तरीके से काम करता है, और 2 तरीके में छत्तीसगढ़, रुक जाओ, छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है, ये मान लेते हैं हम, पूरे छत्तीसगढ़ में देखते हैं इसको टी और ई रखने का क्या उद्देश्य है। हर जगह ऐसा व्यवस्था नहीं होता है। हमारा छत्तीसगढ़, टी का मतलब होता है ट्राइबल, क्या होता है, ट्राइबल, और ई का होता है एजुकेशन, ई से एजुकेशन, टी से ट्राइबल। तो आप लोगों ने ये देखा कि हमारे यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था में छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य का भी दर्जा मिलता है, और उसमें स्पेशली हमारे यहाँ जनजातीय मंत्री भी होते हैं, ठीक है, जनजातीय मंत्री होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर का जो आबादी है 1/3 ट्राइबल है,
और वहाँ के 1/3 ट्राइबल होने के साथ साथ जो आदिम जाति कल्याण विभाग है इसकी शाखा, सुने होंगे आदिम जाति कल्याण विभाग, जो पहले जाति सत्यापन करता था, ठीक है, कहाँ है? रायपुर में है। हमारे यहाँ पर शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। एक शिक्षा जो होता है, शिक्षा की देखरेख करने, उनका पूरा कैडर चलता है, भर्ती करना, पदोन्नति करना, उसके बाद सेटअप करना, कितने टीचर कहाँ रहेंगे, वो सबको 2 शाखाओं में बांट दिया गया है। ठीक, कौन कौन सा? ई और टी। टी का मतलब वैसे क्षेत्र को बताया गया है जिसको हमने पढ़ा है आदिवासी विकास खंड। हमारे यहाँ पर आप लोगों ने जीएस पढ़ा, छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ा है आप लोगों ने। 146 विकास खंड में 85 विकास खंड ऐसे हैं जो क्या है? आदिवासी विकास खंड है। और यहाँ का पूरा देख रेख, प्रशासन, भर्ती, पदोन्नति, यहाँ का भर्ती भी हो सकता है स्थानीय लोगों को ही लेकर के भर्ती किया जाए, इस सब का अधिकार किसको है? ये आदिवासी विकास खंड के प्रमुख लोगों को है। ठीक, अब वैसे इस 85 विकास खंड का वितरण कहाँ कहाँ है? तो पूरा बस्तर संभाग के जितने 7 जिले हैं, अभी आदिवासी जिले कितने हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने हैं? 17 जिले हैं आदिवासी, ठीक है, 15 या 17 जिले हैं, जिसमें से 7 जिले यहाँ, 6-7 जिले यहाँ हैं। ये पूरा सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, यहाँ जितने स्कूलों में भर्ती होगी वो स्कूल किस विकास खंड के अंदर आते हैं? आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत आते हैं, ट्राइबल में आते हैं। तो जब आप यहाँ भर्ती हो जाएंगे, टीचर बनेंगे, तो आप किसके कर्मचारी कहलाएंगे? किस विभाग के? ट्राइबल विभाग के। किस विभाग के टीचर कहलाएंगे? ट्राइबल विभाग के। मंत्री हालांकि एक है, लेकिन कैडर क्या है? 2 हैं। यहाँ आप मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो मैदानी क्षेत्र के स्कूल जो होते हैं, स्कूल के हिसाब से सेटअप है। स्कूल जो होते हैं वो कैसे होंगे? मैदानी क्षेत्र में एजुकेशन के होंगे, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर इसको ओपन करके देखिए कितने कितने, किस जिलों में कितने कितने पोस्ट हैं। तो मात्र 12 जिले ऐसे हैं। कितने जिले? 12 जिले, जो किस संवर्ग में भर्ती ले रहा है? ई संवर्ग में। ठीक, अभी बताया ना कि राजनांदगांव जिले में मात्र 34 पोस्ट हैं, ऐसे बताया हूँ आप लोगों को सहायक शिक्षक का। ये 34 पोस्ट टोटल है, 34 ही सीट खाली है नांदगांव में अभी, ये माना जाता है सहायक शिक्षक में, ऐसा बोल सकते हो। अब यहाँ पे और यहाँ पे बच गए कितने जिले? 33 कैसे होगा? 18 होगा। कितने जोड़ेंगे तो 33 होगा इसमें? कुछ ऐसे जिले होंगे जहाँ शून्य होंगे, नहीं होगा वहां पे सिलेक्शन। ये जो जिले हैं ये आदिवासी विकास खंड कहलाते हैं, आदिवासी जिले कहलाते हैं। आपको यहाँ पर एक जिला मिलेगा मानपुर मोहला। मानपुर मोहला आदिवासी ब्लॉक है, आदिवासी जिला ही है। अब गौरेला पेंड्रा मरवाही आदिवासी जिला कहलाता है। खैरागढ़ एजुकेशन जिला कहलाता है। कंवर्धा, कंवर्धा के कुछ ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक हैं। बालोद के डौंडी ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक है, वहां पर जो भर्ती होगा वहां के टीचर कौन से संवर्ग के कहलाएंगे? डौंडी के। लेकिन डौंडी लोहारा जो है किसमें आता है? ई संवर्ग। दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं। दल्ली राजरा से जुड़ा हुआ है डौंडी, उधर जाओगे तो वो पूरा जंगल की वजह से ट्राइबल। तो ये संवर्ग है, इसमें जो भर्ती होगा ये कौन सा विभाग लेगा, या कहां से हमको ये पता चला है? जनजाति विभाग। और इसको स्कूल शिक्षा बोल करके हम लोग या बोल सकते हैं शिक्षा विभाग। तो इसीलिए ये जो कैडर अलग है, ये कैडर अलग है, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर आपको पोस्टिंग हो जाता है कहाँ पर? किसी एक आदिवासी विकास खंड में आपने सिलेक्शन ले लिया, इसी कोंटा वोंटा में, यहाँ कोंटा है ना, नाम है जगह भी कोंटा में, यहाँ पे चले गए आप, तो आपको लगेगा 8 साल 10 साल के बाद मेरा पहुंच मंत्री से है या कलेक्टर से है या विधायक से है, मैं अपना ट्रांसफर करवा लेता हूँ। और ट्रांसफर करा के आप कहाँ आना चाहते हो? दुर्ग। आपको बोल दिया गया है इतना न लगेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, आपने पूरा खर्चा कर दिया, और जैसे ही आपका ट्रांसफर ऑर्डर होने वाला है रुक जाएगा, क्योंकि
आप कहाँ के कर्मचारी हो? जनजाति विभाग आपको पैसा दे रहा है, जनजाति विभाग उप योजना के तहत आपकी पदोन्नति होती है, भर्ती होती है, कितना रिक्तियां हैं, सुविधाएं हैं, सब यही देता है। यहां से छोड़कर आप इस जगह पर नहीं आ सकते, कभी जीवन में नहीं हो सकता आपका ट्रांसफर। नहीं होता है। हो सकता है यहाँ का कोई सर हो, यहाँ मैडम हो, विवाह करना चाहते हो और यहाँ आना चाहते हो, है ना। राजगांव का कोई व्यक्ति है और बस्तर में किसी मैडम का पोस्टिंग है, दोनों होते हैं। अगर महिला पुरुष दोनों सर्विस में है, विवाह होता है, उनको एक सरकार सुविधा देती है कि आप एक स्थान पर एक बार के लिए आपका स्थानांतरण आपके मर्जी के हिसाब से हो सकता है। लेकिन आपकी पोस्टिंग तो किस डिपार्टमेंट में है? टी में है, और ये कहाँ पे है? ई में है। तो आपका ट्रांसफर होगा भी तो मानपुर मोहला तक आ सकते हो, मानपुर मोहला टी है, ठीक है, तो मानपुर मोहला तक आ सकते हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ वाले गौरेला, पिंडरा, मरवाही तक जा सकते हैं। इधर रायगढ़ के कुछ हैं ब्लॉक जो ट्राइबल में आते हैं। तो जिस विकास खंड में आप जाना चाहते हो वो आपके ही डिपार्टमेंट या कैडर का होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा होगा, जैसे आप लोगों का पोस्टिंग हो गया, एक का पोस्टिंग दुर्ग जिले में हुआ, एक का पोस्टिंग ये बस्तर जिले में हुआ, दो व्यक्ति हैं, 8 साल बाद 10 साल बाद प्रमोशन होता है। यहाँ पर कई सीट ऐसे हैं जो खाली हैं आज भी, और हो सकता है यहाँ पर 10 वर्ष में ही आपने सहायक शिक्षक से किस में प्रमोशन ले लिया? टीचर में। लेकिन यहाँ इतना ज्यादा टीचर हैं कि आज 25 वर्ष हो गए हैं, कोई व्यक्ति सहायक शिक्षक से टीचर नहीं बन पाया है। तो ये इसको प्रमोशन देने वाला कौन है? एजुकेशन डिपार्ट। इसको प्रमोशन देने वाला कौन है? ट्राइबल डिपार्ट। मैं 12 साल इसी डिपार्टमेंट में था, अब 5 साल हो गया इसमें हूं अब। हाँ, मैं प्रमोट यहाँ हो गया था। हाँ, प्रमोशन होने के बाद नहीं आ पाता, इसी कारण से फिर नौकरी लगा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसी कारण से, क्योंकि आप कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। आएंगे तो आदिवासी इसी 85 में ही घूमते रहेंगे, और जितना पास होगा उतने पास में रहोगे। इसीलिए थोड़ा सा भरते समय ध्यान से, कई लोग सिलेक्शन होने के बाद भी जिसको पता है वो नहीं जाते, इधर आने की संभावना ही नहीं है। या तो फिर वही करिए और भर्ती निकलेगा इसको छोड़ के। तो अभी देखिए कंपटीशन क्यों ज्यादा है वर्ग 2 में और 1 में, इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो भर्ती हुई है सहायक शिक्षक की, उन लोग यहाँ से यहाँ आने के लिए फॉर्म भरेंगे। 2 वाले 2 में भरेंगे, 3 वाले 3 में भरेंगे, भले 3 साल की नौकरी चली जाए। जिनकी उम्र 25, 26, 27 है उन लोग भी भरेंगे यहाँ से यहाँ आने के लिए, और नए लोग कहीं भी मिल जाए, ऐसा पहला जो लोगों का रुझान रहता है, नौकरी तो लगे, कहीं भी हो कर लेंगे। जब दुर्गम क्षेत्र मिलता है तो थोड़ा सा उस समय फिर केवल आप पिकनिक मनाने नहीं गए हो, वहां पे जीवन भर नौकरी करना है, 62 ईयर्स तक। तो उस हिसाब से फ्यूचर को देख करके क्या हो सकता है, संभावनाएं, आगे क्या स्कोप है इस जगह पे, खुद का विकास हो पाएगा कि नहीं, आने वाली पीढ़ी का विकास हो पाएगा कि नहीं, सब चीज को सोचा जाता है ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो वो सब छोड़िए, पहले सिलेक्शन लेने के लिए सोचिए पहले नौकरी लगिए। हाँ, मैं आप लोगों को ये बस्तर नक्सल मुक्त है, बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पे, है ना। एजुकेशन सिस्टम इस मैदानी इलाकों से ज्यादा तेजी से एजुकेशन सिस्टम वहाँ मिल रहा है, इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। आप जाएं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, घूमने भी जाएं तो ई संवर्ग और टी संवर्ग समझ आ गया। अभी भी टी संवर्ग में कई सारे स्कूल खाली हैं, वहीं पर भर्ती किया जाएगा। और क्योंकि वहां से 3 से 2 में बहुत सारे प्रमोट होके गए हैं, तो 3 पहले से और खाली है। तो अगर 2000 पोस्ट है तो लगभग 6 से 700 एजुकेशन में होगा और पूरा का पूरा ट्राइबल होगा। वर्ग 2 में कुछ ही क्या होंगे, वर्ग 2 में संभाग लेवल में होता है। कितने संभाग हैं? 5 संभाग, पांचों संभाग में सरगुजा बस्तर संभाग टोटल ट्राइबल वर्ग 2 में वहां भरेंगे तो टोटल ट्राइबल, रायपुर और दुर्ग और
राज नहीं, बिलासपुर, बिलासपुर का कुछ क्षेत्र ही एजुकेशन है, वो भी पूरा ट्राइबल है। कोरबा सुने हैं, कोरबा इतना डेवलप सिटी है लेकिन ट्राइबल में आता है। लोग वहाँ पोस्टिंग के लिए लगे होते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े माइंस है, इतने बड़े बड़े चीजें हैं, बहुत डेवलप सिटी है, तो ट्राइबल की वजह से बेनिफिट मिल जाता है। जगदलपुर लोग जाना चाहते हैं, इतना बड़ा शहर है जगदलपुर, आसपास कोई भी स्कूल मिले ट्राइबल में, है ना। राजनांदगांव से 1.5 गुना बड़ा होगा जगदलपुर। तो ऐसे सोच सोच के लोग भरते हैं। खैर भरने वाला चीज पहले अभी नहीं है, मैं इसलिए बता रहा क्योंकि हम लोगों का जो भरने का तरीका था वो ऐसा ही था। कहाँ जाना चाहिए, तो दंतेवाड़ा जाना चाहिए, वहां भर दिया था मैं, ठीक है। मेरे साथ थे सर, वहीं वहीं भर दिए थे। कहाँ भरे थे, दरभा, गीदम, कोयली बेड़ा। नहीं, नहीं हो पाई थी उस समय। बताना 5 पोस्ट था तो भर दिए थे। क्यों भर दिए थे, डीएड कर रहे थे उस समय, डीएड हो जाएगा, 1 साल हो गया था लगभग लगभग, डीएड करके इधर भरेंगे तब तक भर लेते हैं। भर दिए तो हो गया, हो गया तो कर लेते हैं, है ना। क्योंकि बेरोजगारी क्या है भाई, ओबीसी में थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, एक टॉपिक तो पढ़ के जाओ आप लोग। हम वही थे इसलिए भर दिए थे, ठीक है। इसे वहीं पे ऑफिस था, जनपद ऑफिस, पहले जनपद से भर्ती होता था, वहीं पे हम लोग थे। डीएड करने दंतेवाड़ा गए थे हम लोग। हाँ, गवर्नमेंट में हुआ है। फीस कितना था बताऊं, 600, हॉस्टल के साथ 600 ना जी, हॉस्टल सुविधा के साथ 900 रुपये। अब तो बहुत ज्यादा है डीएड करने का भी फीस, तो सरकारी में हो गया था तो चले गए थे भी। अभी हाँ 4,000 के आसपास होगा, 5,000 होगा ज्यादा ज्यादा। हाँ गवर्नमेंट का। लेकिन अब केवल जिले में ही पोस्टिंग मिलता है पद के लिए। उस समय छत्तीसगढ़ में कहीं भी आप कर सकते थे। चलिए हम लोग बात करते हैं वाक्य। हिंदी का एक टॉपिक है, इसको देख लो, कुछ टॉपिक हो जाए। अब 2-4 दिन रुक जाए क्या, साइंस के लिए क्या सिलेबस आ रहा है, आप जैसा बोले आप लोग। तब तक हम लोग मैथ्स या फिर जो हमारे सामने 1-2 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन सी टेट के हिसाब से तो वही है, सिलेबस सेम है। कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे वाक्य में। वाक्य किसे कहेंगे, तो अभी तक हमने क्या देखा है, वर्ण देखा, वर्ण के बाद शब्द देखा, शब्द के बाद क्या देखा, शब्दों का रचना। अब इसी बीच आपको क्या ध्यान देना होगा, शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, पद। शब्द को ही क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद एक सिस्टमेटिक ढंग से एक समूह में क्या हो, सेटअप हो, और उसका आप कहीं ना कोई अर्थ निकालते हो, उसे ही हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य मतलब आपको ये एक पद है, एक पद है, तो 1 2 3 4 5 5 पद आपके सामने उपलब्ध हैं। पांचों पद को हम लोग एक साथ जब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसा वाक्य बनता है जो हमको कोई ना कोई बात कही जा रही है ये समझ में आता है। तो उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, यह एक वाक्य है और इससे पूरा और स्पष्ट अर्थ निकलता है। सत्य विजय होती, सत्य विजय होती। हालांकि ये पदों का क्या है, सार्थक समूह है, पदों का सार्थक समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है, सत्य विजय होती नहीं निकल रहा है। हम उसके भाव को भी समझने का प्रयास करें तो वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। परिभाषा क्या हो गई, कोई भी ऐसे 2 या 2 से अधिक पद जिसका क्या हो, कोई ना कोई मीनिंग निकले और वो एक समूह में हो, हमारे लिए क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाता है। वाक्य को कैसे बांटते हैं, वाक्य के 2 तत्व हैं, यही वाक्य के भेद हैं, ठीक है। वाक्य के तत्व पूछा जाएगा, वाक्य के प्रकार पूछा जाएगा, कैसे कैसे उसके प्रकारों को पढ़ते हैं,
तो वाक्य के दो हिस्से होते हैं। कोई भी वाक्य को हम बताते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, तो दो हिस्से उसके होते हैं। एक होता है उद्देश्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय। विधेय को क्या बोलेंगे, नो, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अर्थात उद्देश्य और विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है, कोई आपको एक वाक्य मिलता है और जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, या जो करता होता है ना, जो काम करने वाला होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहां लिखा है सीमा कार्यालय जाती है, तो आपको दो चीजें हैं, पूरे सेंटेंस में दो ही चीजें होते हैं, दो ही तत्व होते हैं, एक तो उद्देश्य होगा और एक विधेय। या उद्देश्य का मतलब जाना, कार्यालय जाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य का मतलब है, हमने क्या लिख दिया इसको, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने इसको ब्लैक डब्बा बनाया, ये हमारे लिए क्या है, उद्देश्य है। और जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जितने भी बचे हुए शब्द हैं, पद हैं, एक दो तीन पद हैं, वो हमारे लिए किसका काम करेंगे, प्रेडिकेट का, विधेय का। तो इसका मतलब आप जो बोल रहे थे ऑब्जेक्ट, ये नहीं होता है ना। वाक्य के तत्व में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो ये अलग मामले में आप लोगों को समझना होगा, दो चीजें होती हैं। उदाहरण यहाँ पे होगा ही उद्देश्य। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन प्रयाग सुने हैं, प्रयाग किसका नाम है, इलाहाबाद। अब उसका असली नाम क्या है, प्रयागराज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि मोहन प्रयाग में रहता है, तो मोहन इस पूरे वाक्य में क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। क्लियर है, यही तो, इसी के बारे में बात की जा रही है ना, ये उद्देश्य है हमारा, इसके बारे में बताना। और विधेय किसको कहेंगे, प्रयाग में रहता है, ये पूरा सेंटेंस बचा हुआ विधेय। जो बात की जाए वो विधेय है, जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य है। इस वाक्य में प्रयाग में रहता है, इस बात की गई है, इसके बाद में विधेय है। ठीक, दो तत्व हैं, तत्व पूछा जाएगा तो प्रकार अलग शब्द होता है। ठीक है, वाक्य के दो तत्व होते हैं हमेशा, एक उद्देश्य और एक विधेय। क्लियर है, मोहन प्रयाग में रहता है तो उसको मोहन उद्देश्य, बाकी से बचा हुआ सेंटेंस विधेय है। अब आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो उसके अर्थ के आधार पर और दूसरा उसके रचना के आधार पर। अर्थ और रचना का कॉन्सेप्ट समझते हो कैसे। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते थे, शब्द, शब्द वगैरह सभी पढ़े अभी। अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर था, व्युत्पत्ति के आधार पर था, उत्पत्ति के आधार पर था, रचना के आधार पर था। रचना मतलब संरचना, शब्दों को कैसे सेट किया जाता है वो रचना के आधार पर होता है। ठीक है, शब्द संयोजन की जब बात की जाएगी तो रचना होता है हमेशा, शब्द के वाक्य। मैं पूछता, चलो आगे देखिए। अर्थ के आधार पर देखेंगे और रचना के आधार पर। जब भी हम अर्थ के आधार पर निकालेंगे, उसका मीनिंग क्या क्या निकल सकता है किसी वाक्य का, है ना, उस पर फोकस करते हैं। अर्थ के आधार पर हम बात करें वाक्य को, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8। सिंपल ही एक प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये अपने में प्रश्न है। अब उसके बाद उसके नाम आएंगे, उसके एग्जाम्पल आएंगे, उसके रूल्स आएंगे। पहला एक एक करके जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसा लिखते जाइए। पहला है विधानवाचक, इसको हम लोग विधानवाचक या रीतिवाचक भी बोल सकते हैं। ठीक है, विधानवाचक या
रीतिवाचक। उसके बाद आता है विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो एक करके करके हम लोग देखते हैं, लाइन टू लाइन उसका प्रकार लिखेंगे अभी। विधानवाचक क्या होता है? जब हम वाक्य में ये देखते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं कि किसी सेंटेंस को हम पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक सिंपल जानकारी मिलती है, कोई ऐसा बात हमको नहीं मिलता जो उटपुटांग हो या उसमें कोई प्रश्न हो, संदेह हो, डाउट हो, एकदम सिंपल चीज मिलेगा। जैसे बारिश हो रही है, सिंपल बात है, क्या बारिश हो रही है, फिर बात बदल गई, फिर कोई पूछा जा रहा है, फिर ऐसा बात हो जाएगा। तो ऐसा बात जो केवल एक पूर्ण विराम से खत्म हो, जानकारी कोई बोल दे, वो सिंपल बात हो। कोई विधान का मतलब क्या होता है? विधान का मतलब विधि विधान सुने हो? तो विधान का मतलब होता है उसके अनुसार, सामान्य है, नियमों के अनुसार एक सामान्य जानकारी आपको मिलेगा। भारत एक देश है, इससे कुछ अलग अर्थ निकल रहा है क्या? अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। राम के पिता का नाम दशरथ है और दशरथ अयोध्या के राजा है। कोई भी प्रकार का आप लोगों की कॉपी में ये होना चाहिए, विधानवाचक कहां से लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे, जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, विधानवाचक कहलाता है। तो ये कहलाता है नहीं लिखेंगे, बस इतना तक आप लोग लिखेंगे। आगे बढ़े क्या? सिंपल कॉन्सेप्ट है वाक्यों का, परेशान नहीं होना है। एक होता है निषेधवाचक। निषेधवाचक में आपको जितने भी वाक्य मिलेंगे, आपको उस स्थिति में मिलेंगे, जल्दी वो काम करो, होमवर्क करो। जितने भी आपको वाक्य मिलेंगे उसमें किसी भी काम को मना किया जा रहा हो, निषेध किया जा रहा हो, मना किया जा रहा हो, उस पर लेकर के वाक्य आपको मिलते हैं। तो पहचानने का तरीका ये होगा कि उसमें क्या शब्द मिलेंगे आपको? नहीं शब्द मिलेंगे। क्या शब्द मिलेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है मैं दूध नहीं पिया या मैंने दूध नहीं पिया, तो निषेध हो गया, मना हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है। राम ने खाना नहीं खाया, राम ने खाना खाया क्या होता? विधिवाचक, विधिवाचक या फिर रीतिवाचक सेंटेंस होता। रवि क्रिकेट नहीं खेलता, तो निषेध मतलब होता है किसी चीज को नकारात्मक रूप से, निगेटिव सेंटेंस बोल दीजिए, आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसका अर्थ हमें प्रश्न पूछने जैसे होता है, प्रश्नवाचक जैसे होता है। जहां पर भी समझ ना आए, देखिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है वाक्यों का, जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार का क्या किया जाता है? प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता। अभी वाक्य में अशुद्धि में बताऊंगा, प्रश्न किया जाता है। ठीक है। जवाब दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न, हाँ, प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको मिले, अब ऐसे में पहचानने का तरीका होगा कि सब में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। यही आप लोगों की सिंपल चीज पहचानने का तरीका होता है। भारत क्या है? पूछा गया। राम के पिता कौन है? प्रश्न किया गया है। दशरथ कहाँ के राजा हैं? प्रश्न किया गया है। स्पष्ट हो गया। 4 या 5 ऐसे हैं वाक्य के प्रकार जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके बाद 3-4 प्रकार जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, जिसमें है विस्मयादि बोधक। जिस प्रकार इसमें आपको क्या ध्यान होगा, जब आपको ऐसे वाक्य मिले जो इस रूप में मिलता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का, ठीक है, विस्मयादि बोधक का आपको निशान मिलता है, तो पहला यही हो गया कि हम पहचान लिए कि विस्मयादि बोधक है। कभी ऐसा वाक्य मिल जाता है जो आपको चिन्ह ना हो, विदाउट साइन, बिना चिन्ह के, तो आपको इसके परिभाषा को उस समय समझना होगा। ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार का आपको गहरा अनुभव हो या गहरे भाव व्यक्त हो,
जैसे गहरे भाव में क्या हो जाएगा, एकदम गहरा दुख, कोई आश्चर्यजनक बात, है ना, कोई एकदम ज्यादा खुशी, है ना, ये एकाएक आपके साथ कोई घटना घटित होती है, उस पर आप क्या हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, या एकाएक खुश हो जाते हैं, या दुख हो जाता है। तो ऐसे में आपके पास अगर निशान ना हो, लेकिन पढ़ने के बाद उसका अर्थ वैसा ही निकले जैसा इसमें कहा गया है, अर्थ निकालना है वाक्यों के, तो हो जाएगा विस्मय आदि बोधक। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको आपने क्या अर्थ निकाला, आज्ञावाचक कहा जाता है। और आज्ञावाचक की विशेषता क्या होती है, आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आपको उपदेश दे रहा हो, तो ऐसी बातें सुनने पे, वाक्य को पढ़ने में आपको क्या लगे कि हमको क्या बोला जा रहा है, कोई उपदेश दिया जा रहा हो, हमको कोई बता रहा हो। आप लोगों को मैं उपदेश दे रहा हूं क्या, लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। किसी भी प्रकार की आज्ञा, ठीक है, आज्ञा का मतलब आपको कहीं, आप वहां जाइए, आप यहाँ बैठिए, आप ऐसा करिए, ऐसा बोला जाएगा, तो वो जो सेंटेंस है वो हमको कहाँ ले जाएगा, आज्ञावाचक। कभी कभी हम किसी को अनुमति देते हैं। अब आपको यहाँ से अगर जाना होगा तो आप क्या बोलेंगे, सर मुझे जाना है यहाँ से, तो वो जो सेंटेंस होगा उसका अर्थ क्या निकलेगा कि आप क्या मांग रहे हो, अनुमति लेना चाह रहे हैं। तो अनुमति वाली बात हो, कोई आर्डर की बात हो, ये कठोर और सरल दोनों हो सकते हैं, आदेश होते हैं ना। उपदेश हमेशा जरूरी नहीं हो, सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। तो जो बात आपको ये लगता है कि उसमें आज्ञा वाली बात है, उपदेश वाली बात है, आदेश वाली बात है, या फिर कोई परमिशन वाली बात है, तो आपने किस प्रकार के वाक्य को लेना है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक और इच्छावाचक में हमेशा गलती होता है, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। इच्छावाचक में क्या होता है कि आप क्या करते हो, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई इच्छा व्यक्त करते हो, भगवान तुम्हारा भला करे, मैंने आपके लिए क्या किया, इच्छा व्यक्त किया अच्छा वचन के लिए। कोई आकांक्षा है आपको, या कोई आशीर्वाद है कोई आपको देता है, तो ये सभी किसमें आएंगे, इच्छावाचक में। आज्ञावाचक और इच्छावाचक मिलते जुलते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है, हैप्पी बर्थडे बोला जाता है, तो ये क्या है, आशीर्वाद है, छोटे के हिसाब से आकांक्षाएं, इच्छा है ना। तुम्हारी यात्रा सफल हो, हम क्या कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इच्छावाचक में क्या होगा, हम इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद, ये शब्द आए ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। आप कैसा कॉन्सेप्ट ले रहे हो आप लोग जानेंगे। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वाक्य में इच्छा शब्द आएगा, आकांक्षा शब्द आएगा, आशीर्वाद शब्द आएगा, नहीं, इसके ऐसा ही भाव आएगा। अर्थ का मतलब होता है भाव आना। तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, किसका भाव हमको आ रहा है, हम इच्छा कर रहे हैं उनके अच्छे के। प्रार्थना अलग है, कहाँ प्रार्थना की जाती है, इसमें होगा आज्ञा में प्रार्थना आएगी, इसीलिए अंतर अंतर हल्का समझना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रार्थना का मतलब है कि आप निवेदन करे हो, आप यहाँ से जाने के लिए क्या करोगे, आप प्रार्थना, ये प्रार्थना है, भगवान की प्रार्थना से मतलब यहाँ पे नहीं है। प्रार्थना का मतलब रिक्वेस्ट, इंग्लिश में हम लोग रिक्वेस्ट बोलेंगे, ठीक है, परमिशन या रिक्वेस्ट करते हैं। वहां पर आप क्या करेंगे, आप भलाई के लिए उनके लिए कुछ बात करेंगे, उनके अच्छे के लिए बात करेंगे, उनको ब्लेसिंग देंगे, वो किसमें चला जाएगा, इच्छा में। तो दोनों में, इसलिए पहले ही बोल देता हूं कि क्या आप लोगों को ध्यान रखना होगा। संकेत, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता है, निर्भर होता है, अथवा जिन वाक्यों में किसी संकेत या इशारे का बोध हो, ये आपको सबसे सरल है इसको पहचानना। यहाँ पर दो बातें होंगी, डेफिनेशन तो लिखेंगे ही आप लोग। जिन वाक्यों में किसी संकेत या इशारे का बोध हो,
अब संकेत या इशारे का मतलब होता है, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें, अच्छी फसल के लिए आपको क्या आवश्यक है, इसके लिए वर्षा। तो वर्षा अच्छी फसल के लिए जरूरी है। तो यहाँ है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। मतलब अच्छी फसल होना अच्छी वर्षा पर निर्भर करता है। अगर परिश्रम करोगे तो सफल होंगे। तो आपकी सफलता किस पर निर्भर है? परिश्रम पर निर्भर करता है। यदि डॉक्टर जल्दी आ जाते तो उसकी जान बच जाती। उसकी जान बचना किस पर निर्भर था? डॉक्टर के पहुंचने पर। राम का घर उस तरफ है। अब बताइए ये कौन सा वाक्य है? राम का घर उस। जब कोई सेंटेंस में मैं लाइन खींच दिया हूं भाई, डायरेक्शन बताना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? यही इच्छावाचक का उपयोग करना पड़ेगा। संकेत या इशारे, है ना। आप 3 एग्जाम्पल देख करके ये खुश मत होइए कि बस यही आएगा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे इनके भाव को समझने का प्रयास पहले करिए, तभी आपका काम बनने वाला है। लास्ट है संदेह, शंका। और इसमें संदेह संख्या या 2 शब्द लिखा हुआ है। संदेह भी होता है तो संदेहवाचक, और कोई संभावना व्यक्त की जाती है तब भी संदेहवाचक। जैसे शायद लग गया, शायद शब्द लगा हुआ है तो शायद श्याम, श्याम नहीं है शाम, शायद शाम को वर्षा होगी। हमने क्या दिखाया है इसमें? संभावना बताई है। हो सकता है राजेश आ जाए। हमको क्या है अभी? आने या नहीं आने का संदेह है। हो सकता है अब तक फसल कट चुकी होगी, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। आप उधर चलिए। तो ऐसे जितने सेंटेंस आपको मिलते हैं, जिस पर 8 प्रकार के आप क्या कर सकते हो? शब्दों को बांट सकते हो। और फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, शब्दों के प्रकारों के नाम, इनमें से कौन सा पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर ये नहीं है तो ध्यान रखेंगे। पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उसके बाद आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक, 8 प्रकार हैं इसके। वैसे ही इस पर भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे। वो है रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तीन प्रकार के हम शब्दों को रचना बनाते हैं, जोड़ते हैं, शब्दों को समझते हैं। और ये आपको कॉन्सेप्चुअल है, नियमों को समझ जाइए। आप उस एग्जाम हॉल में कुछ भी पूछा जाएगा तो बनाएंगे, है ना। ये नियमों पे आधारित है। हो गया, बताओ इधर। 3 होते हैं रचना के आधार पर, 3 हो गए। पहला होगा सरल वाक्य, दूसरा हो गया मिश्र वाक्य, तीसरा हो गया संयुक्त वाक्य। इसको क्रमशः ऐसे पढ़ा जाता है, सरल वाक्य के बाद संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य के बाद मिश्र वाक्य। जिस प्रकार से विधान वाला जो शब्द था, वैसे ही इसको भी परिभाषित किया जाता है। आपको कोई ऐसा सेंटेंस हो गया मत चला, कोई ऐसा सेंटेंस मिलता हो जो सिंपल बात कहता है, जैसे विधानवाचक, उसको रोको। हो गया, मत धीरे चलाने तो ठीक। जिस वाक्य में नियम क्या कहता है, आप कोई सेंटेंस लेते हैं, उसमें पद परिचय होगा। पद परिचय बिल्कुल जानना जरूरी है। कौन कौन सा पद का परिचय होगा?
जिसमें एक क्रिया होगी, बस एक ही कार्य किया जाएगा और दो तीन कार्य उस पर नहीं होंगे, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या करेंगे, सरल वाक्य में रखेंगे। एक कोई कार्य है, उसको करने वाला एक व्यक्ति है, एक क्रिया है, और वाक्य पूरा अपने आप में पूर्ण हो। ठीक, अब जितने भी वाक्य होंगे, मत चला बुलाना, जितने वाक्य आपको मिलेंगे सरल सरल मिलेंगे। एक हो सकता है वो बहुत लंबा भी हो, ये भी ध्यान रखेंगे, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या ढूंढना है आपको, एक सब्जेक्ट ढूंढना है और एक ही काम हो रहा हो ये पता करना होगा। तो शब्द की रचना ऐसी होगी। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ये भी ध्यान रखें। या हम लोग इसको ऐसे समझें, एक कर्ता हो और उसी से जुड़ा हुआ ही बात हो, जो विधेय कहलाता है, उसी से जुड़ा हुआ बात कहेगा ना, तो उसे हम कौन सा वाक्य कहेंगे, सरल वाक्य। परिभाषा को बार बार बोल रहा हूं, परिभाषा भी आपके कॉन्सेप्ट में होने चाहिए। एग्जाम्पल देखें, मुकेश पढ़ता है, एक कर्ता है एक क्रिया है। रोहन खेलता है, एक कर्ता है एक क्रिया है। राकेश ने भोजन किया, एक कर्ता है एक क्रिया है। तो सरल वाक्य क्या होता है, मतलब रवि क्रिकेट खेलता है, ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक उद्देश्य, एक विधेय पूरा होता है, सरल वाक्य कहलाता है। धीरे जाओ। संयुक्त वाक्य सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है वाक्य की संरचना। आप लोगों ने इतना कठिन कठिन कॉन्सेप्ट लिया है, तो सरल चीजों को लेने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग को जोर देने की आवश्यकता भी ज्यादा जरूरत नहीं है। संयुक्त वाक्य, नाम में क्या लिखा हुआ है, संयुक्त। संयुक्त का मतलब होगा दो सरल वाक्य को हम क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे या जोड़ेंगे। अब किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, संयोजक चिन्ह, जिसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। हो सकता है उनको जोड़ने के लिए हमको कई सारे चीजों को लगाना होगा। परिभाषा कहता है हमको दो या दो से अधिक वाक्य, या फिर एक वाक्य है एक उपवाक्य है, या दोनों वाक्य हो सकते हैं, दोनों उपवाक्य हो सकते हैं, जब वो दोनों अलग अलग बात बताते हों, दोनों अलग अलग बात बताते हों। एक वाक्य अलग, जैसे राम क्रिकेट खेलता है और मोहन वॉलीबॉल खेलता है ना, दो बातें हैं, राम क्रिकेट खेलता है, मोहन वॉलीबॉल खेलता है। तो हमने उस दोनों बातों को बताने के लिए बीच में क्या लगाया है, और दोनों को क्या कर दिया, एक लाइन में जोड़ दिया, संयुक्त कर दिया। तो ऐसे वाक्य आपके लिए संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आएंगी तो आप पहचान लोगे कि वो संयुक्त वाक्य है। पहला चीज तो दो सरल वाक्य, एक सरल वाक्य या एक मिश्र वाक्य आपस में क्या होंगे, जो कंजक्शन बोल रहे थे वही है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या क्या चीजें जुड़ती हैं, मत आना इधर है, और जुड़ेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, राम क्रिकेट खेलता है और मोहन वॉलीबॉल खेलता है, और शब्द लगा करके हमने क्या किया, मतलब उधर जाओ। तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ऐसे शब्द आपको किसी दो सरल वाक्यों के बीच में मिलता हो। फिर से बोल रहा हूं, जितने भी अपने नाम पढ़ा है वो दो सरल वाक्यों के बीच में मिलता हो, तो हम ये मानेंगे कि दोनों सरल वाक्य को ये संयुक्त कर रहा है, और संयुक्त करने के ये क्या है, निशान है। यही आपके संयुक्त वाचक क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होगा। वह सुबह गया, तो यहां से यहां तक एक वाक्य हो गया, वह सुबह गया।
शाम को लौट आया। ठीक, ये भी दूसरा, ये इसमें भी एक क्रिया है, इसमें भी एक क्रिया है। तो अपने आप में एक क्या हो गया, एक सरल वाक्य, दो सरल वाक्य, दोनों को कौन जोड़ रहा है? और उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। बादल घिरे, बादल का घिरना एक क्रिया है, एक सरल वाक्य है, और मोर नाचना भी एक क्या है, सरल वाक्य है। तो दो सरल वाक्य हो सकते हैं। बहुत परिश्रम करना अपने आप में कार्य है, और सफलता ना मिलना, नहीं मिला, मिलना भी एक काम है ना। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? चौथा बताएंगे। आया क्या है? तो कौन सा वाक्य है ये? अभी बोला ना, और शब्द आएगा तो आपको क्या लेना है? संयुक्त वाक्य। सर, सचिव जी। तो सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? तो कहने का मतलब है, और बस देख करके उत्तर नहीं लगाना है। मैंने ये सभी जगह एक और दो क्या है, ये दोनों अपने अपने में सरल सरल वाक्य है, दोनों को जोड़ने का काम ये कर रहा है। तो सोहन और रमेश को जोड़ने का काम और कर रहा है, ये बात नहीं है। ठीक है, सोहन और रमेश क्या है, दोनों का काम ये है कि दोनों सुबह तक पढ़ते हैं। सोहन सुबह तक पढ़ता है और रमेश शाम तक पढ़ता है। तब क्या होता? तब संयुक्त वाक्य होता है ना। तो कंजक्शन, समुच्चय बोधक जरूरी नहीं है कि वो आपको एक ही मिले। समुच्चय बोधक का मतलब जितने किंतु परंतु अगर मगर आया था, वो दो वाक्यों को जोड़ना दिखना चाहिए आप लोगों को। एक अंतिम जो है मिश्र वाक्य देख लीजिए। मिश्र वाक्य का परिभाषा भी आता है। मिश्र वाक्य उसको कहते हैं जब आपको एक ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें एक ही वाक्य हो, ठीक है, एक ही वाक्य हो, उसके साथ एक सहायक और वाक्य हो। सुनेंगे, एक ही वाक्य हो, मुख्य वाक्य, और उससे आश्रित एक और अन्य उपवाक्य हो। संयुक्त और मिश्र में अंतर समझेंगे। उसमें दो अलग अलग वाक्य होंगे, दोनों को जोड़ा जाएगा। यहाँ एक वाक्य मेन वाक्य होगा, उसके बाद उसको कोई ना कोई जोड़ने का काम तो करेगा, लेकिन उसी पर ही निर्भरता वाला कार्य आपको मिलेगा। जिसको हम लोग, जिस पर निर्भर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रित शब्द मिले। उसको जोड़ने के लिए आप लोगों को क्या मिलेगा? जैसे कि जो, जितना का उतना, जैसा का वैसा, जब तब, जहां वहां, ये दोनों एक साथ मिलेंगे, हमेशा रहेगा, ताकि आप उसको पहचान सकें। जिधर उधर, अगर मगर, यद्यपि, तथापि आदि। एग्जाम्पल देखें तो क्लियर हो जाएगा कैसे इसमें है। जब बारिश होती है तब मैं छाता लेकर जाता हूं। ठीक, यहां पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब मैं यहीं पे एग्जांपल लिख दिया हूं। मिश्र वाक्य में आपको एक लंबा वाक्य मिलेगा, जिसमें एक वाक्य जो रहेगा वो मुख्य वाक्य रहेगा, और इस मुख्य वाक्य का होना आगे आने वाले वाक्य पर निर्भर करेगा, या इस आगे वाले वाक्य का होना इसके वाक्य पर निर्भर करेगा। दोनों स्वतंत्र नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों स्वतंत्र नहीं हो सकते, एक दूसरे पर वो निर्भर रहेगा। और कई बार इसका ट्रिक भी आता है, जिस जिस सेंटेंस की शुरुआत ज से होता हो, है ना, ज से होगा। ज से होता है का मतलब जो जो जाएगा वो आएगा, जब जब ये होगा तब वो होगा, जितने का उतना, ऐसा वाला। तो ज से शुरुआत होती हो और उससे ही रिलेटेड जब का तब आता हो।
तो जब बारिश होती है तो जब का इसका जोड़ी कौन होता है? जब का तब। जब बारिश होती है तब, अर्थात ये मुख्य वाक्य है, बारिश होगी तभी वो व्यक्ति, ठीक है। तो पहला जो वाक्य का होना दूसरे से आश्रित उपवाक्य का ही हिस्सा होगा। ये जो छाता लेकर जाना तभी संभव है जब क्या होगी? जब धूप होती है तब मैं छाता लेकर जाता हूं, तब क्या होगा? है ना, जब आ गया तब। तो केवल बारिश होती तभी छाता नहीं निकले। चलिए इसमें देखिए, सफल वही होता है जो, सफलता होना किस पर आश्रित है? परिश्रम करने पर। जैसे ही बादल घिरे तो जैसे ही तो वैसे ही मोर, कई बार वैसे नहीं लिखेगा तो आपको क्या करना है, इसमें यूज करना है। सूरज निकला और फूल खिल उठे। अब बोलोगे अब सूरज निकलना एक अलग वाक्य है, फूल खिलना अलग वाक्य है, लेकिन सूरज निकला और फूल खिल उठे, यहां पर दोनों को अलग नहीं कर रहा है। ये वाक्य को पढ़ना है आपको ध्यान से। सूरज, फूल का खिलना किस पर निर्भर है? सूरज के निकलने पर। तो कौन सा फूल होगा वो? कुछ भी फूल हो सकता है जो सूर्य के प्रकाश से क्या होता हो। बहुत सारे फूल होते हैं जो सनलाइट होते ही क्या होते हैं? खिलते हैं, निकलता है, पंखुड़ी निकलता है। जैसे ये हो गया, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, ठीक है। तो भारत जीतने के लिए इनका दृढ़ विश्वास है, निर्भर करता है उपवाक्य के हिसाब से। और एग्जाम्पल होगा एक आध। अब आपको बताना है कौन कौन सा किसका किसका हिस्सा है। पहला क्या वाक्य है बताएंगे? हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है ये? जब दुर्घटना की खबर सुनी तब, मिश्र वाक्य हो गया, जब का तब। जैसे ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर, आपको जोड़ना है, आपको जोड़ना है ना, कई बार यहां नहीं मिलेगा। तो ये हो गया जैसे था वैसे। परिश्रमी लोग सफल हो गए, सरल वाक्य। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं था। सोचिए, संयुक्त होगा ना, किंतु परंतु लेकिन अगर मगर किसमें लगेगा? संयुक्त में। हाँ, ये 8 प्रकार के जो अभी देखे हैं उसमें से, वाह कितना सुंदर नगर है, विस्मय आदि बोधक। गांधी जी का नाम प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक। रमेश सुरेश से बड़ा है, विधिवाचक रीतिवाचक। तुम सफल नहीं हो पाओगे, निषेधवाचक। ओहो तुम खूब आए, विस्मय आदि। शेर गुफा के बाहर नहीं रहता है, नहीं है तो निषेध, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है। हो गया, अब हम क्लास पढ़ेंगे। क्लॉस, उपवाक्य कल। कुछ दिन में 2 का आ जाएगा, उसके हिसाब से फिर से रूपरेखा बनेगी। और किसी को पढ़ाना होगा, इच्छुक है तो क्लास ले सकते हो अभी सही हिसाब से। कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, हिंदी, कुछ टॉपिक हो गए हैं,